हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने नया सीरीज़ की शुरुआत किया था, वीडियो सीरीज़ जो एसपीडी पब्लिकेशन का है ना, बिहार दरोगा सामान्य विज्ञान का सीरीज़ था। इसमें हम लोगों ने वन शॉट में एक वीडियो में जीव विज्ञान को हम लोगों ने देख लिया था। आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स की जो है कि आपको साथ शुरू करेंगे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग का रहा है, इसके लिए दिल से थैंक यू सभी को, है ना। और वीडियो अच्छा लग रहा है, ऐसे ही अपना प्यार जो है कि संकल्प को देते रहें। और साथ में टेलीग्राम का लिंक भी बायो में डाला हुआ है, आप लोग जो है कि ज्वाइन करते रहेंगे टेलीग्राम। तो वहाँ पर क्यों चलता है, यूटेरिया का, एसपीडी का, है ना, घटना चक्र का क्यों चलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि आपको चलता है। सभी लोग क्यूज भी लगा सकते हैं, क्लास भी चलता है, क्लास भी जो है कि आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए जो है कि आपको आते हैं आज फिजिक्स की जो है कि आपको शुरुआत करते हैं और फिजिक्स के सारे कहानियों पे देखते हैं। ये बुक बिहार दरोगा के लिए रिवीजन के लिए रामबाण बुक जो है कि आपको होने वाला है। साथ साथ यूजफुल एईडीओ बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए, टीआरई के लिए भी जो है कि आपको क्या होगा, ये होने वाला है अच्छा खासा बुक। बहुत अच्छा जो है कि आपको कंटेंट इसमें सजा के जो है कि आपको दिया हुआ है। आइएगा, देरी न करते हुए चालू करते हैं। भौतिकी के साथ फिजिक्स के साथ जो है कि आपको शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मात्रक और बीमा। आते हैं, क्या बोलता है, पहला के साथ शुरू करते हैं। द्रव तथा ऊर्जा और उसके परस्पर जो है कि क्रियाओं के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, भौतिक विज्ञान जो है कि आपको कहा जाता है। भौतिक विज्ञान का पिता आइजैक न्यूटन को जो है कि आपको माना गया है। और आधुनिक भौतिकी विज्ञान का जनक जो है कि आपको किसको, आइंस्टीन को जो है कि आपको माना गया है मॉडर्न भौतिकी का। E बराबर mc² समीकरण किसने दिया था, आइंस्टीन के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। और यहाँ पर पूछता है C क्या होता है, C जो है कि आपको होता है प्रकाश की चाल, यहाँ पर होता है C। यह भी आपसे पूछेगा। बोलता है कि भौतिकी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो फ्यूसस से जो है कि आपको हुई है। और ग्रीक भाषा में फ्यूसस का अर्थ क्या होता है, प्राकृति होता है। क्या होता है, प्राकृति होता है। मापक का अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मान्यता जो है कि आपको एसआई को कब स्वीकार किया गया था, तो एसआई को वर्ष 1967 में जो है कि आपको स्वीकार कर लिया गया था। और एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की कुल संख्या की बात करेंगे 7 होगा। और एसआई पद्धति में संपूरक मात्रकों की कुल संख्या जो है कि आपको कितना होगा, 2 होगा। प्रकाश वर्ष जो है कि किसका मात्रक है, दूरी का जो है कि आपको मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 के पावर 12 जो है कि आपको किलोमीटर, या 9.46 गुना 10 के पावर 15 जो है कि आपको मीटर जो है कि आपको होता है। देखिए यहाँ पर किलोमीटर में, यहाँ मीटर में है, तो 3 जैसे ही पावर घट जाएगा तो 3 का मतलब होता है 10 के पावर 3 मतलब क्या होता है, 1000 होता है। और 1000 जैसे ही घटेगा तो पावर भी 3 का क्या हो जाएगा, गिरावट जो है कि आपको हो जाएगा, तो मीटर से किलोमीटर में तब्दील हो जाएगा। अगला बोलता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, पारसेक होती है। और एक पारसेक बराबर जो है कि आपको 3.26 प्रकाश वर्ष जो है कि आपको होता है। नॉटिकल मील, समुद्री दूरी मापने के लिए नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है। और नॉटिकल मील का 1852 मीटर बोलिए, या 1.852 किलोमीटर जो है कि आपको बोल दीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप बोल सकते हैं। दोनों यूनिट हमने आपको बोल दिया है। आगे आइएगा, जल की प्रवाह को दर को मापा जाता है किससे, जल की प्रवाह के दर को क्यूसेक से मापते हैं। और 1 क्यूसेक में जो होता है पानी कितना होता है, तो 28.317 लीटर जो है कि आपको होता है। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। आगे देखिएगा, रेखीय वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा, अगला है कि दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है, सेंसटेक जो है कि आपको कहा जाता है। और जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर जो है कि आपको होता है, स्क्वायर होता है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है किससे, डॉप्सन से। आपसे बोलेगा ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो संताप मंडल में पाया जाता है। प्रेरक की मात्रक क्या होती है, हेनरी होती है। और प्रदीप्ति घनत्व क्या होता है, लक्स जो है कि आपको होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। और 1 माइक्रोन बराबर 0.001 जो है कि आपको मिलीमीटर होता है। माइक्रोन क्या होता है, 0.001 मिलीमीटर जो है कि आपको होता है। और वही 0.001 मिलीमीटर बराबर जो है कि आपको क्या होता है, 10 के पावर -6 जो है कि आपको होता है। क्या होता है, 10 के पावर -6 होता है। तो 10 के पावर जैसा ही आपको पता चल गया
कि जैसे ही जो है कि आपको क्या हो गया -6 जो है कि आपको हो गया, तो क्या हो जाएगा -6 जो है कि आपको क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। 10 के पावर जो है कि आपको -9 क्या होता है, तो -9 को जो है कि हम लोग कहते हैं नैनो जो है कि आपको कहते हैं। देखिएगा 10 के पावर प्लस में और 10 के पावर माइनस में जो है कि हम लोग बहुत सारे जो है कि आपको चीज़ों को क्या करते हैं, जो है कि आपको करने का प्रयास जो है कि आपको करते हैं। 1 मिनट देखिएगा, बोलेगा 10 के पावर जो है कि आपको प्लस और 10 के पावर माइनस का जो है कि आपको पूछेगा। बोलेगा 10 के पावर जो है कि आपको +1 को क्या कहते हैं, डेसी कहते हैं। +2 को जो है कि आपको क्या कहते हैं, हेक्टो कहते हैं। प्लस जो है कि आपको 10 के पावर 3 को क्या कहते हैं, किलो कहते हैं। 6 को क्या कहते हैं, मेगा कहते हैं। 9 को क्या कहते हैं, गीगा कहते हैं। 10 को क्या कहते हैं, +10 में 9 के बाद जो है कि आपको 12 को जो है कि आपको क्या कहते हैं, टेरा कहते हैं। 10 के पावर +15 को क्या कहते हैं, पेटा कहते हैं। और 10 के पावर +18 को क्या कहते हैं, एक्सा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और 10 के पावर देखिएगा +21 की बात करेंगे, +21 किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं हम लोग जेप्टो को जो है कि आपको कहते हैं, ठीक ना। और 10 के पावर जो है कि आपको +24 की बात करेंगे, ये किसको कहते हैं, एटो को जो है कि आपको कहा जाता है, ईयरटो को। अब आते हैं माइनस की कहानी की शुरुआत करते हैं। माइनस में देखिएगा 10 के पावर जो है कि आपको माइनस जो है कि आपको कितना, -1 को जो है कि आपको क्या कहते हैं, डेसी कहते हैं। -2 को जो है कि आपको सेंटी कहते हैं। -3 को जो है कि आपको -3 को जो है कि आपको मिली कहते हैं। माइनस जो है कि आपको 6 को माइक्रो कहते हैं। -9 को नैनो कहते हैं। -12 को पीको कहते हैं। -15 को जो है कि आपको देखिएगा तो क्या कहते हैं, -15 को जो है कि आपको कहते हैं फेमटो कहते हैं। -18 को एटो कहते हैं। माइनस जो है कि आपको 21 को जेप्टो कहते हैं। और -24 को क्या कहते हैं, यक्टो के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, यक्टो के नाम से। आइएगा अगले सवाल पर आते हैं। अगला बोलता है कि फर्मीमीटर। फर्मीमीटर किसके लिए है, तो ये लंबाई को मापने के लिए जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है। किसका, फर्मीमीटर का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। लंबाई को मापने के लिए फर्मीमीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग। आइएगा अगला प्रश्न क्या बोलता है कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन जो है कि आपको होता है। ज्योति फ्लक्स का क्या होता है, ल्यूमेन होता है। और ज्योति तीव्रता को मापते हैं किसमें, कैंडेला में जो है कि आपको मापा जाता है। 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, 10 के पावर -12 होता है। अभी जस्ट बता दिए ना, वही चीज़ जो है कि आपको यहाँ पर दिया है। आगे देखिएगा 1 फेम्टो बराबर क्या होता है, 10 के पावर -15 जो है कि आपको होता है। 1 बैरल में कितना लीटर होता है, 159 जो है कि आपको लीटर होता है 1 बैरल में। आगे देखिएगा 1 गैलन में कितना होता है, तो 1 गैलन में होता है 3.785 जो है कि आपको लीटर होता है। आगे चलते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल बोलता है कि 1 कैरेट हीरा बराबर कितना मिलीग्राम होता है, तो हीरा होता है आपको 200 मिलीग्राम जो है कि आपको होता है। और 1 फैदम बराबर कितना फीट होता है, 1 फैदम बराबर 6 फीट जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा महत्वपूर्ण मापक जो है कि उपकरण कौन कौन सा है, जरा आते हैं उसको भी देख लेते हैं। आइए, सबसे पहला है गैसों का दाब जो है कि आपको मापा जाता है किससे, मैनोमीटर से मापा जाता है। द्रव की श्यानता को हम लोग विस्कोमीटर से मापते हैं। द्रव की प्रवाह को हम लोग वेंचुरी मीटर से जो है कि आपको मापते हैं। बादलों की ऊंचाई, वेग और गति को हम लोग नेफ्रोस्कोप से जो है कि आपको मापते हैं। वाहनों की चाल को हम लोग टैकोमीटर से मापा जाता है। और वाहन के द्वारा तय किया गया दूरी किससे, ऑडोमीटर से जो है कि आपको मापा जाता है। रक्तचाप को स्फेग्नोमेनोमीटर से जो है कि आपको मापते हैं। समुद्र में डूबी वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सोनार का। और सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग जो है कि इसका पूरा नाम होता है। आगे देखिएगा अगला है कि सोनार का प्रयोग नौ चालकों के द्वारा किया जाता है। और समुद्र की गहराई को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फैदोमीटर का प्रयोग जो है कि आपको किया करते हैं। किसका, फैदोमीटर का। आगे क्या बोलता है कि सोलर रेडिएशन को मापा जाता है, किससे मापा जाता है, तो पायरी हीलियोमीटर से या
पाइरोनोमीटर से जो है कि आपको क्या करते हैं, मापते हैं। अगला है कि पनडुब्बी के अंदर वस्तु को देखने, पनडुब्बी के अंदर से बाहर को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापक यंत्र कौन सा है, ऑडियोमीटर जो है कि आपको होने वाला है। और भूकंपीय तीव्रता का मापक यंत्र कौन है, रिएक्टर स्केल जो है कि आपको होगा। और आपको पता है रिएक्टर स्केल का खोज किसने किया था, चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। भूकंप जो है कि आपको, भूकंप की तरंगे कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पी होता है, एस होता है और एल होता है। जिसमें सबसे पूछेगा सबसे खतरनाक वेव कौन सा होता है, तो एल वेव जो है कि सबसे खतरनाक वेव होता है। और एल वेव जो होता है ना, इसका खोज किसने किया था, HD लव के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया था। अगला है कि भूकंपीय तीव्रता का मापक यंत्र कौन सा, सिस्मोग्राफ, है ना। भूकंपीय तीव्रता सिस्मोग्राफ से जो है कि आपको होता है। पौधे के वृद्धि को मापते हैं कैस्कोग्राफ से जो है कि आपको मापा जाता है, किससे, कैस्कोग्राफ से मापा जाता है। और हवाओं के वेग तथा उसके दिशा को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एनीमोमीटर का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं, किसका, एनीमोमीटर का। आगे आता है, अगला बोलता है कि दुग्ध उत्पादन में वसा की मात्रा को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है। दुग्ध उत्पादनों में वसा की मात्रा को मापने वाला यंत्र होता है ब्यूटेरियोमीटर जो है कि आपको होता है। कौन होता है, ब्यूटेरियोमीटर होता है। और झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा होता है, पॉलीग्राफ होता है। कौन होता है, पॉलीग्राफ होता है। आगे चलते हैं, घूमती हुई वस्तुओं की गति को मापने के लिए गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और घूमती हुई चक्कों के प्रति सेकंड घूर्णन को मापने के लिए स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। आगे देखिएगा, अगला है कि किलोवाट घंटा इकाई है किसका, ऊर्जा का इकाई है। बोलोमीटर से मापा जाता है किसको, बोलोमीटर से तापमान को मापा जाता है। अगला जो यूनिट है वो है सदिश और अदिश यूनिट। कौन सा यूनिट है, सदिश और अदिश यूनिट। आइए शुरू करते हैं। वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिणाम होती है, दिशा नहीं होती है। परिणाम होगा लेकिन दिशा नहीं होगा, कौन सी राशि कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी अदिश राशि जो है कि आपको कहलाएगी। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि प्रमुख अदिश राशि कौन सा होता है, द्रव्यमान होता है, चाल होता है, आयतन, कार, ऊर्जा, संवेग, आयतन, कार, ऊर्जा, शक्ति, समय, दाब, ताप, आवृत्ति, विद्युत धारा, घनत्व और जो है कि आपको दूरी, यह सब कैसा ऊर्जा है, यह सब अदिश ऊर्जा होने वाला है। और वैसी राशि जिसमें केवल परिणाम होते हैं, परिणाम के साथ साथ दिशा भी होते हैं, मतलब दोनों होते हैं, कहलाते हैं कौन सा राशि, सदिश राशि जो है कि आपको कहलाता है। और सदिश का एग्जाम्पल वेग हो गया, विस्थापन हो गया, आवेग हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, भार हो गया, यह सब कैसा राशि है, यह सब जो है कि आपको सदिश राशि है। आगे देखिएगा, चाल, वेग, विस्थापन और त्वरण के बारे में डिस्क्राइब किया है। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है कि एक निश्चित, क्या बोल रहा है, एक निश्चित जो है कि आपको दिशाओं में दो वस्तुओं के बीच की लंबवत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, दो वस्तुओं के बीच की लंबवत दूरी को हम लोग विस्थापन जो है कि आपको कहते हैं। और किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, इकाई समय में जो चला है दूरी, उसी को हम लोग चाल कहते हैं। और किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी, ये जो है कि चलने का बोल रहा है। और ये बोल रहा है कि किसी निश्चित दिशा में तय की गई इकाई समय में दूरी क्या कहलाती है, वेग जो है कि आपको कहलाती है। और चाल और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं, अगला बोलता है कि वेग और चाल की विमाएँ क्या होती है, L/t-1 जो है कि आपको होता है, इन्वर्स जो है कि आपको होता है। अगला है कि किस पिंड द्वारा, किसी जो है कि पिंड के द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतरण पर जो है कि आपको बनाया गया कोण क्या कहलाता है, तो यही कोण कहलाता है कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, रेडियन प्रति सेकेंड इसका मात्रक होता है। और कोणीय वेग की विमा क्या होती है, mL/t इन्वर्स, मतलब कि t के पावर -1 जो है कि आपको होता है। आगे देखते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का बीमा क्या होता है, त्वरण का बीमा L/t के पावर -2 जो है कि आपको होता है। और ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। अगला है बल, आवेग और बल आघूर्ण। आगे देखते हैं, पहला बोलता है कि यदि कोई बल किसी निश्चित वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यरत रहे, बहुत कम समय तक क्या रहे, कार्यरत रहे, तो ऐसे बल
और समय के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं, आवेग जो है क्या आपको कहते हैं। और आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड जो है क्या आपको होता है। आगे देखिएगा, अगला है कि बल 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 एक प्रकार का क्या है, तो बल एक प्रकार का दबाव और खिंचाव जो है कि आपको होने वाला है। कौन बल होगा, बल का एसआई मात्रक क्या होगा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होगा। और बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 के पावर 5 डाइन जो है कि आपको होता है। और बल की बीमा ml के पावर -2 जो है कि आपको होता है। बल गुणनफल है, मात्रा और त्वरण का जो है कि आपको क्या है, बल जो है कि आपको गुणनफल होता है। आगे देखिएगा, वृत्तीय मार्ग पर, है ना, वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को हम लोग कैसा बल कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाला बल को अभिकेंद्रीय, और केंद्र के विपरीत दिशा में जो बल लगेगा ना, उसे अपकेंद्रीय बल के नाम से जो है क्या आपको जानते हैं। अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण क्या हो जाएगा, पृथ्वी की गति, ग्रहों की गति, यह सब अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण हो जाएगा। आपसे पूछेगा मौत का कुआं, ये भी अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण हो जाएगा। आपसे पूछेगा टर्निंग पर, गोलंबर पर जो है कि आपको टर्निंग पर घूमने वाला साइकिल, मोटरसाइकिल, इस पे भी कौन सा, अभिकेंद्रीय बल जो है कि आपको हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है कि अभिकेंद्रीय बल की दिशा केंद्र की ओर जो है कि आपको होती है। और अगला बोलता है कि वृत्तीय मार्ग में, है ना, वृत्तीय मार्ग में जो है कि आपको केंद्र की बाहर ओर लगने वाले बल को हम लोग कैसा बल कहते हैं, इसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। बाहर की ओर क्या लगता है, इसका बल लगता है। जैसे कपड़ा सुखाने वाला मशीन, ये जो होगा ना सर्कस में मौत का कुआं, ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर नहीं होगा, अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर होगा। यहाँ पर गलती दे रखा है, ठीक है ना, गलती दे रखा है, समझिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि बल द्वारा किसी वस्तु की एक ही अक्ष पर पारित घुमाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्ण जो है कि आपको कहते हैं। बल आघूर्ण एक कैसा राशि है, बल आघूर्ण एक जो है कि आपको कैसा राशि है, एक सदिश राशि जो है कि आपको होने वाला है। आगे आते हैं, बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर जो है कि आपको होता है। और बल आघूर्ण की बीमा क्या होती है, ml के पावर जो है कि आपको +2 और t के पावर -2 जो है कि आपको होता है। जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है, बल आघूर्ण कहते हैं। इसी को टॉर्क के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है सरल मशीन है, सिंपल मशीन है। आइएगा सरल मशीन के बारे में देखिएगा। सरल मशीन किसे कहते हैं, यह एक ऐसा युक्ति है जिसके सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर कोई कार्य जो है कि आपको किया जाता है, इसी को सरल मशीन कहते हैं। सरल मशीन का कार्य क्या होता है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर जो है कि आपको ये काम करता है। आगे देखिएगा, सरल मशीन का उदाहरण क्या होता है, उत्तोलक होता है, घिरनी होता है, यह सब सरल मशीन का उदाहरण है। बोलेगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या कौन कौन होता है, तो कैंची होता है, पिलास होता है, हैंड पंप होता है, झूला होता है, कील उखाड़ने का मशीन जो है कि आपको प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, याद रखिएगा। एफ होता है, ये जो हो गया एफ जो है कि आपको प्रथम श्रेणी में, एल मतलब कि लोड, ये लोड जो है कि आपको दूसरे श्रेणी में, और ई से जो है कि आपको इफर्ट, ये जो है कि आपको क्या होता है, तीसरे श्रेणी में। और पहला में क्या होता है, फल क्रम जो है कि आपको बीच में होता है। पहला में बीच में कौन होता है, फल क्रम होता है। दूसरा जो श्रेणी का उत्तोलक होगा उसमें बीच में कौन होगा, लोड बीच में होगा। और तीसरा जो श्रेणी का उत्तोलक होगा उसमें जो है कि बीच में कौन होगा, उसमें एफर्ट जो है कि आपको क्या होगा, बीच में होगा। याद रखिएगा FLE, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला है दूसरा श्रेणी का उत्तोलक किसे कहा जाता है, सरौता को, ओपनर को। ओपनर जो आपको कोको कोला देखते नहीं है, शीशा वाला ढक्कन जो है खोला जाता है, उसी को ओपनर कहा जाता है। नींबू निचोड़ने वाला मशीन को, यह सब द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तीसरे श्रेणी का उत्तोलक स्टेपलर है ना, स्टेपलर देखिएगा। चिमटा है ना, उसका मनुष्य का हाथ, किसान का हल, बेलचा, ये सब कैमा श्रेणी का उत्तोलक है, तीसरा श्रेणी का उत्तोलक होगा। उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार एवं भार के उठाने में लगने वाला आयास या बल का अनुपात को क्या कहते हैं, उत्तोलक का आंतरिक जो है कि आपको लाभ कहा जाता है। प्रक्षेप्य गति, आइएगा, जब किसी पिंड के क्षैतिज गति से कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल पे
प्रक्षेप किया जाता है तो पिंड का वह गति कौन सा गति कहलाता है? प्रक्षेप्य गति कहलाता है। प्रक्षेप गति का उदाहरण कौन सा है? उदाहरण है धनुष से छोड़ा हुआ बाण, तोपों से छोड़ा हुआ गोला, ये सब किसका उदाहरण है? प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। आगे क्या बोलता है कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? तो परवलयाकार जो है किसका पथ होता है। और प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए, अधिकतम अगर दूरी पर फेंकना होगा ना तो 45 डिग्री का कोण चाहिए। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। और अधिक ऊंचाई पर अधिक मारना होगा तो 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री जो उठेगा ना तो बोल ये बहुत ज़्यादा हाइट पे जाएगा, लेकिन ये ऊंचाई ले लेगा लेकिन लंबाई नहीं ले पाएगा। लंबाई लेने के लिए कितना डिग्री? 45 डिग्री। इसलिए देखते होंगे खेल होता है जेवलिन थ्रो, भाला फेंक। उस भाला फेंक खेल में ना 45 डिग्री के एंगल पे मारने पर ना बहुत लंबा जो है कि आपको जाता है ना। ऊंचा चला जाएगा तो फिर वो लंबाई नहीं ले पाएगा, है ना, लंबाई नहीं ले पाएगा। आगे आते हैं, अगला है कि घर्षण और घर्षण बल। आइएगा घर्षण और घर्षण बल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला क्या बोलता है जरा देखिएगा। बोल रहा है आपका कि बल वह बल जो वस्तु के संपर्क तल पर कार्य जो है कि आपको करता है तथा सापेक्ष गति का क्या करता है? विरोध करता है, कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है? घर्षण बल जो है कि आपको कहलाता है। आगे आइएगा, अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि मशीनों के घर्षण को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। और किसी सरकती हुई जो है कि वस्तु पर लगने वाले घर्षण बल को सर्पी घर्षण बल, सरक रहा है कोई चीज़ नीचे सड़क की ओर आ रहा है तो सर्पी घर्षण बल जो है कि आपको होगा। कोई लुढ़कते हुई वस्तु पर लगने वाले घर्षण बल को लोटनी घर्षण बल कहते हैं। लुढ़क के कोई वस्तु आ रहा है तो उसे लोटनी घर्षण बल कहते हैं। आगे देखिएगा, किसी वस्तु को किसी सतह से सिरकाने पर जो घर्षण बल गति का विरोध करता है उसे कौन सा घर्षण बल कहते हैं? उसे स्थैतिक घर्षण बल जो है कि आपको कहा जाता है। और किस घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक मान किसका होता है? सबसे अधिक मान स्थैतिक घर्षण बल का होता है। लोटनिक घर्षण बल का मान जो है कि आपको सबसे कम जो है कि आपको किसका मान होता है? तो लोटनिक घर्षण बल का सबसे कम जो है कि आपको क्या होता है? मान होता है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है? अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल जो है कि आपको, अच्छा, अंतरिक्ष से गिरता हुआ कोई पिंड है जो अंतरिक्ष से गिर रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करता है ना तो पृथ्वी का एक तो हवा, उसका घर्षण जो है कि आपको उससे लगता है और ये अलग दूसरे से, तो ये दोनों घर्षण के कारण क्या होता है? ये वायु के संपर्क में आने पर ये जल उठता है। क्या होता है? जल उठता है। घर्षण बल के कारण ही क्या होता है? जल जो है कि आपको जाता है। हम लोग रोड पर चल पाते हैं घर्षण बल के कारण। बर्फ पर चलना कठिन होता है, वहाँ पर घर्षण बल कम होता है इसलिए कठिन जो है कि आपको चल पाते हैं, है ना। फर्श पर देखिएगा बहुत अच्छा से जो है कि आपको स्लिप हो जाते हैं, वहाँ पे घर्षण बल का कम मान होता है इसलिए कम जो बहुत अच्छा से स्लिप हो जाते हैं। सड़कों पर मट्टी पर स्लिप नहीं हो पाते हैं क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल का मान ज़्यादा होता है। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। ब्लैक बोर्ड कागज़ पर लिखना संभव है किसके कारण? घर्षण बल के कारण जो है कि आपको संभव है। और वाहनों में स्नेहक तेल के रूप में जो है कि आपको किया जाता है। स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो घर्षण को कम करने के लिए जो है कि आपको हम लोग स्नेहक तेल का प्रयोग करते हैं। न्यूटन के गति के नियम के बारे में जो है कि देखिएगा, किसका नियम है? न्यूटन के गति का नियम जो है कि आपको होगा। आइएगा न्यूटन के गति के नियम को जो है कि हम लोग देखते हैं। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक जो है कि आपको किसने लिखा है? तो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक जो है कि आपको न्यूटन साहब के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है, जिस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया, है ना। और गति के नियमों का प्रतिपादन जो है कि आपको किसने किया था? तो गति के नियमों का प्रतिपादन भी न्यूटन के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। आगे देखिएगा, न्यूटन का प्रथम गति का नियम क्या कहता है? प्रथम गति का नियम कहता है कि जब कोई जो है कि आपको क्या बोलता है? कोई गतिमान या स्थिर वस्तु अपने गति या स्थित अवस्था में जो है कि आपको अवस्था को तब तक जो है कि बनाए रखेगा या रखना चाहती है जब तक उस पर कोई कौन सा बल? बाह्य बल न लगा दिया जाए। जब तक बाह्य बल न लगा देंगे तब तक वो क्या करेगा? तब तक वो जो है कि अपने अवस्था को जो है कि बरकरार जो है कि आपको रखेगा। यही न्यूटन का क्या कहता है? प्रथम गति का नियम जो है कि आपको कहता है। और पहला गति का नियम न्यूटन का जो होता है उसे ही हम लोग गैलीलियो के नियम के नाम से जानते हैं। किसके नियम के नाम से जानते हैं? गैलीलियो के नियम के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। आगे देखिएगा, अगला है कि
रुका, बस अचानक से रुकने पर बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। चलता हुआ बस रहता है और अचानक जब ब्रेक मारता है, अचानक जब ब्रेक मारता है तो आदमी जो बैठा हुआ है वो आगे की ओर झुक जाता है। किसके कारण? तो गति के जड़त्व के कारण जो है कि आदमी क्या होता है, गति के जड़त्व के कारण आदमी आगे की तरफ जो है कि आपको झुक जाता है। अच्छा, गाड़ी जो है कि आपको रुका हुआ है और अचानक जो है कि आपको क्या होता है, गाड़ी चल पाता है, चल जाता है, चल देता है गाड़ी, क्या होता है, अचानक जो है कि आपको चल देता है। वो भी किसके कारण? तो अचानक जब चलेगा ना तो हम लोग आगे की ओर नहीं, हम लोग पीछे की ओर जो है कि आपको झुक जाएंगे, और ये पीछे की ओर जो झुकते हैं ना, ये भी किसका होता है, न्यूटन का जो है कि आपको नियम होता है। इसी को कहते हैं विराम का जड़त्व जो है कि आपको कहा जाता है। आगे देखिएगा, हो गया गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व, है ना। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि वस्तु के जड़त्व जो है कि आपको मापने का इकाई क्या है, द्रव्यमान जो है कि आपको होता है। और बल की परिभाषा क्या है, बल की परिभाषा न्यूटन के पहले गति के नियम से हमें किसकी परिभाषा मिलता है, बल की परिभाषा जो है कि आपको मिलता है। बोलेगा बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति के नियम से मिलता है, बल का व्यंजक न्यूटन के दूसरे गति के नियम से जो है कि आपको मिलेगा। आप पूछेगा बल की प्रकृति किस गति के नियम से मिलता है, तो बल की प्रकृति हमें न्यूटन के तीसरे गति के नियम से जो है कि आपको मिलता है। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है कि आपको किस गति को कहते हैं, तो न्यूटन के तीसरे गति को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है कि आपको कहा जाता है। आगे देखिएगा, न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के अनुसार जब कोई वस्तु का संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती जो है कि आपको होता है। और बल का व्यंजक जो है कि आपको किसके अनुसार मिलता है, न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार जो है कि आपको मिलता है। अच्छा, दूसरे गति का नियम का एग्जाम्पल पूछ देगा ना, तो जैसे देखिएगा, दूसरे गति का नियम का एग्जाम्पल पूछेगा तो आप फुटबॉल से जो है कि आपको पैर से फुटबॉल को मारते हैं तो फुटबॉल जो है कि आगे मूव हो जाता है। लेकिन वही उतना ही बड़ा साइज का जो है कि गोला अगर पत्थर का मारिए तो आपको चोट लगेगा। तो ये संवेग को जो दिखा रहा है ना, ये किस में, न्यूटन के दूसरे गति के नियम में जो है कि आपको दिखाता है ना। सुनिएगा, न्यूटन के दूसरे गति के नियम में क्या बोलता है कि मतलब जैसे जैसे किसी वस्तु को किसी जो है कि वस्तु पर लगने वाला बल बढ़ता है, वैसे वैसे वस्तु का त्वरण भी जो है कि आपको क्या होता है, त्वरण भी जो है कि आपको बढ़ता है। और उदाहरण के तौर पर जो है कि आपको गेंद पकड़ने पर खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेते हैं। देखिएगा ना, क्रिकेट में जब गेंद पकड़ता है तो खिलाड़ी अपने हाथ को कहाँ, पीछे की तरफ जो है कि आपको खींच लेता है, क्योंकि हाथ पर क्या ना लगे, चोट ना लगे, संवेग जो है कि आपको बढ़ा देता है। यह किसका, तो यह जो है कि आपको दूसरे गति का नियम जो है कि आपको होता है। कौन सा गति का नियम, दूसरे गति का नियम जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं, अच्छे से समझा के हम आपको आगे लेके चल रहे हैं। न्यूटन के तीसरे गति का यहाँ दिया ही नहीं है, न्यूटन के तीसरे गति का नियम की बात करेंगे। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया के न्यूटन के तीसरे गति का नियम है। और पत्थर को ठोकर मारने पर जो है कि व्यक्ति को क्या लगता है, चोट जो है कि आपको लगता है, यह प्रतिक्रिया का जो है कि आपको नियम जो है कि आपको होगा। अगला बोलता है कि आपका गति का समीकरण क्या होता है, गति का समीकरण होता है v = u + at होता है। और गति का द्वितीय समीकरण होता है s = ut + ½ at² जो है कि आपको होता है ना। और गति का द्वितीय समीकरण का संबंध जो है कि आपको किससे, वस्तु की स्थिति और समय के बीच से जो है कि आपको दिखाता है। यहाँ पर तो एग्जाम्पल नहीं दिया, तीसरा जो है कि आपको, तीसरा रूल का एग्जाम्पल हम जो है कि आपको बता देते हैं। बंदूक से जब गोली आप चलाते हैं, है ना, तो एक धक्का आपके तरफ भी जो है कि आपको लगता है, ये जो है कि आपको तीसरे का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा जो है कि आपको है, चप्पू से जब नाव जो है कि खेलते हैं तो एक जो है कि आपको आगे की ओर जो है कि नाव बढ़ता है, चप्पू को पीछे की तरफ जो है कि आपको खींचते हैं, वो भी हो जाएगा। किनारे से अगर नाव से अगर आप कूदते हैं तो नाव का जो है कि पीछे की तरफ बढ़ना और आपके आगे की तरफ बढ़ना, ये भी जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। रॉकेट और वायुयानों की गति, ये भी जो है कि आपको न्यूटन के किस नियम से, न्यूटन के तीसरे नियम से जो है कि आपको काम जो है कि आपको करती है। तो न्यूटन के पहले नियम में गति या विराम का विरोध जो है कि आपको होता है। दूसरे नियम से जो है कि आपको देखिएगा तो क्या होता है, चोट का कम और अधिक का लगना, यह द्वितीय गति का नियम से होता है। और तीसरे गति के नियम को एक्शन रिएक्शन का नियम जो है कि आपको कहते हैं। किसका, एक्शन रिएक्शन का नियम जो है कि आपको कहते हैं। और याद रखिएगा, न्यूटन का दूसरा गति का नियम जो है ना, ये प्रथम का ही जो है कि आपको क्या है, एक रूप जो है कि आपको होने वाला है। और दूसरा गति के नियम से बल का व्यंजक मतलब बल का सूत्र जो है कि आपको दूसरे गति के नियम से प्राप्त होता है। अब बल की परिभाषा पहले गति के नियम से जो है कि आपको प्राप्त होता है। ठीक, आगे देखिएगा, अगला जो टॉपिक है ये है संवेग और भार।
आइएगा, संवेग और भार के बारे में क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहा जाता है। संवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है क्या आपको होता है। और संवेग का बीमा होता है mL/-1 जो है क्या आपको होता है। संवेग का संरक्षण का सिद्धांत क्या बोलता है, जरा देखिएगा। संवेग संरक्षण का सिद्धांत बोलता है कि यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय के कुल जो है कि आपको संवेग अपरिवर्तित रहता है। यह जो है कि आपको बोलता है। रॉकेट का गति उड़ना कार्य प्रणाली के सिद्धांत पर काम करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है कि आपको काम करता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग जो है कि आपको किस में होता है, तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है कि आपको जेट इंजन जो है कि आपको काम करता है। अगला बोलता है कि आपका पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर जो है कि आपको खींचता है ना। अच्छा, पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर खींचता है उसे ही क्या कहते हैं, भार जो है कि आपको कहते हैं। और भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और 1 किलोग्राम भार में कितना न्यूटन होता है, 9.8 जो है कि आपको न्यूटन होता है। अगला देखिएगा, अगला है कि वस्तु के भार कम होता है। वस्तु का भार कम होता है कहाँ पर, विषुवत रेखा पर जो है कि वस्तु का भार जो है कि आपको कम होता है। वस्तु का भार अधिकतम होता है ध्रुवों पर, वस्तु का भार 0 होता है, केंद्रों पर 0 होता है। चंद्रमा की सतह पर जाएंगे तो वस्तु का भार पृथ्वी का भार का क्या हो जाएगा, 1/6 जो है कि आपको हो जाएगा। और किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो उसका चंद्रमा पर अगर उसका भार को देखेंगे तो कितना न्यूटन हो जाएगा, 100 न्यूटन जो है कि आपको हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला बोलता है कि आपका पानी में तैरती हुई जो है कि आपको वस्तु का आभासी भार जो है कि आपको क्या होता है, आभासी भार 0 होता है। ठीक है, 0 होगा तभी जो है कि आपको तैर पर, जैसे ही ज़्यादा होगा ना वैसे ही डूब जाएगा। ठीक ना। चंद्रमा पर द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होता है, चंद्रमा पर द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग होता है। अगला है कार्य एवं ऊर्जा। क्या बोलता है कि पृथ्वी द्वारा, है ना, किसी वस्तु के द्वारा किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापन करना क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। और कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन के। कार्य में होता है केवल परिणाम होता है, दिशा जो है कि आपको नहीं होता है, किसमें, कार्य में। आगे देखते हैं, अगला आइएगा। आगे बोलता है कि कार्य एक कैसा राशि है, तो कार्य एक अदिश राशि जो है कि आपको होगा। और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। और 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। आगे देखते हैं, अगला बोलता है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है किस पर, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, उसके प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य जो है कि आपको 0 होगा तो उसका विस्थापन भी क्या होगा, विस्थापन भी 0 होगा। विस्थापित जब तक नहीं होगा तब तक कोई कार्य माना ही नहीं जाएगा, तब तक वो कार्य 0 ही होगा। जब तक अपने स्थान से हिलेगा नहीं तब तक कोई कार्य नहीं माना जाएगा, चाहे आप उसके लिए भर दिन ही क्यों ना उसको हिलाने में प्रयत्न जो है कि आपको कर रहे हो। आगे चलते हैं, अगला है कि आपका किया हुआ या माना जाता है। बल लगाने पर जो है कि वस्तु का विस्थापन हो जाएगा तो उसे कार्य जो है कि आपको हुआ माना जाता है या किया हुआ माना जाता है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होता है, तो 0 जो है कि आपको होता है। कार्य ऋणात्मक मान जो है कि आपको कार्य ऋणात्मक माना जाता है जब विस्थापन और बल की विपरीत दिशा में जो है कि आपको काम हो। विस्थापन और बल की विपरीत दिशा में काम होगा तो कार्य कैसा माना जाएगा, कार्य निगेटिव जो है कि आपको माना जाएगा। आगे चलते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। 1 ग्राम वसा मतलब 1 ग्राम फैट से उत्पन्न जो ऊर्जा होती है वो कितना होती है, 9 किलो कैलोरी जो है कि उत्पन्न ऊर्जा जो है कि आपको होता है। और किसी वस्तु में स्थित
स्थिति के कारण जो है कि आपको कार्य करने की क्षमता कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा जो है कि आपको कहलाती है। खींचे हुए धनुष में कैसी ऊर्जा? खींचे हुए धनुष में स्थितिज ऊर्जा। रबर खींचा गया रबर बैंड में कैसा? स्थितिज ऊर्जा। घड़ी में चाबी से जो है कि संचित ऊर्जा कैसा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा जो है कि आपको होता है। तनी हुई स्प्रिंग में भी कैसा? स्थितिज ऊर्जा जो है कि आपको होता है। बांध बनाकर पानी को रोक देना कैसा ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। और किसी ऊंचाई पर रखे गए पिंड में कैसा ऊर्जा होता है? इसमें भी स्थितिज ऊर्जा जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है गतिज ऊर्जा जो है कि आपको कहलाती है। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है K = ½ mv² होता है। बहते हुए जल में, छोड़े गए तीर में, है ना, संग्रहित कौन सा ऊर्जा होता है? गतिज ऊर्जा होता है। बहती हुई हवा में भी कैसी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा जो है कि आपको होती है। आगे देखिएगा, अगला है कि चलती गाड़ी में बैठे जो है कि आपको चलती गाड़ी में बैठे जो है कि आपको व्यक्ति के अंदर कैसा? तो गाड़ी चल रहा है तो गतिज, और व्यक्ति बैठा है तो उसमें स्थितिज, मतलब कि दोनों प्रकार की इसमें क्या होगी? ऊर्जा जो है कि आपको होगी। और किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? वेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। और द्रव्यमान को 2 गुना करने पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या 2 गुना करिएगा तो 2 गुना ही रह जाएगा। वेग में 2 गुना कीजिएगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी, लेकिन द्रव्यमान को 2 गुना कीजिएगा तो गतिज ऊर्जा भी 2 गुनी ही रह जाएगी। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है? संवेग को 2 गुना कीजिएगा, है ना, संवेग को 2 गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 4 गुना जो है कि आपको हो जाएगा। संवेग और वेग को 2 गुना कीजिएगा 4 गुना हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान को जो है कि 2 गुना कीजिएगा तो 2 गुना ही रहने वाला है। कोई जो है कि आपको क्या नहीं होगा? चेंजिंग उसमें जो है कि आपको नहीं आएगा। आगे देखते हैं अगला, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को क्या कहलाते हैं? हम लोग यांत्रिक ऊर्जा जो है कि आपको कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा। और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट जो है कि आपको किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। लेंज का नियम जो है कि आपको क्या है? परिणाम। लेंज के नियम के अनुसार ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है कि आपको होगा लेंज। ऊर्जा संरक्षण के नियम का लेंज का नियम परिणाम है। शक्ति के बारे में बोल रहा है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति जो है कि आपको सेकेंड जो है कि आपको होता है। और 1 किलो घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुने 10⁻6 जूल के जो है कि आपको बराबर होता है। अगला क्या बोल रहा है? अगला बोलता है कि आपका विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता जो है कि आपको प्रदर्शित की जाती है। किसमें प्रदर्शित किया जाता है? तो ये मेगावाट में प्रदर्शित जो है कि आपको किया जाता है। और मेगावाट जो है कि आपको बराबर होता है 1 किलो जो है 1000 किलोवाट को जो है कि 1 मेगावाट जो है कि आपको कहा जाता है। और एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट? 746 वाट जो है कि आपको होता है। अगला बोलता है कि साधारण जो है कि मनुष्य में अश्व शक्ति कितना होता है? 0.05 से लेकर 0.1 जो है कि आपको हॉर्स पावर तक जो है कि आपको होता है। कितना होता है? 0.1 जो है कि आपको हॉर्स पावर तक होता है, अश्व शक्ति तक होता है। अगला देखिएगा, अगला है गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय जो है कि आपको त्वरण। बल जिससे पृथ्वी की वस्तुओं को अपनी ओर जो है कि आकर्षित करती है, खींचती है, उस बल को कौन सा बल कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल जो है कि आपको कहा जाता है। 2 पिंडों के मध्य लगने वाले बल को, है ना, 2 पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल जो है कि आपको कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है कि आपको जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे ही कौन सा त्वरण कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण जो है कि आपको कहा जाता है। और गुरुत्वीय त्वरण छोटा जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर। जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। जी का मान 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान का क्या हो जाता है? 1/6 गुना जो है कि आपको हो जाता है।
आगे देखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण जी निर्भर नहीं करता है, तो जी निर्भर किस पर नहीं करता, द्रव्यमान पर और उसके आकार पर जो है कि आपको निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान मतलब क्या होता है, तो ऊपर जाइएगा तो जी का मान घट जाता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या प्रभाव पड़ता है, तो जी का मान ऋणात्मक जो है कि आपको हो जाता है। अगला है कि बोलता है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक जो है कि आपको नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि गुरुत्वाकर्षण जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ा जी कैसा राशि है, तो अदिश राशि है। और बड़ा जी का वैल्यू क्या होता है, 6.67 उसके पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई किलोग्राम स्क्वायर जो है कि आपको होता है। आगे देखते हैं, अगला है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं का त्वरण जो है कि आपको क्या होता है, समान होता है। मतलब शून्य मतलब निर्वात में। आगे चलते हैं, अगला बोलता है कि लिफ्ट की स्थिति में पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट त्वरण के साथ क्या हो, त्वरण के साथ ऊपर जाएगी तो बढ़ा हुआ, त्वरण के साथ नीचे आएगी तो घटा हुआ जो है कि आपको प्रतीत होगा। कैसा हुआ, घटा हुआ। नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या हो जाएगा, शून्य जो है कि आपको हो जाएगा, डोरी टूटने पर शून्य हो जाएगा। आगे बोलता है कि जब पिंड एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो इस दशा में क्या होगा, कोई परिवर्तन जो है कि आपको नहीं होगा। शून्य गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। यही भारहीनता जो है कि आपको कहलाता है। मुक्त स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तुओं का भार क्या होता है, शून्य होता है। और जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। और हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को नीचे अगर समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे वाला गेंद जो है कि आपको पहले गिरेगा, लकड़ी वाला बाद में गिरेगा। आगे बोलता है कि आपका क्या बोलता है जरा देखिएगा। हाँ, आगे बोल रहा है आपका कि हवा की अनुपस्थिति में लोहे और लकड़ी, अनुपस्थित जहाँ हवा नहीं हो, वैक्यूम की बात कर रहा है, वह लोहा और लकड़ी के समान भार के गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या जो है कि आपको होगा, तो दोनों जो है कि आपको क्या होगा, दोनों एक साथ जो है कि आपको गिरेगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला है कृत्रिम उपग्रह और पलायन वेग। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, कृत्रिम उपग्रह पलायन वेग। आइए देखते हैं हम लोग। आइएगा देखते हैं कृत्रिम उपग्रह और पलायन वेग का मान जो है कि आपको देखते हैं। सबसे पहला बोल रहा है कि ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, उपग्रह जो है कि आपको कहा जाता है। क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ग्रह के गति का नियम जो है कि आपको किसने दिया था, प्रतिपादन किसने किया था, तो केपलर ने ग्रह गति नियम जो है कि आपको दिया था। अगला बोलता है कि पृथ्वी भू स्थिर उपग्रह जो है कि स्थित होता है पृथ्वी तल से कितना किलोमीटर की दूरी पर, तो ये 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होता है। और साथ साथ याद रखिएगा, जो भू स्थिर उपग्रह होता है ना, इसका रोटेशन काल जो होता है वो 24 घंटे का होता है। ठीक है। भू स्थित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है पश्चिम से पूर्व की दिशा में, और इसका परिक्रमण काल कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है। अगला है कि संचार उपग्रह प्रायः स्थापित किए जाते हैं भू स्थित जो है कि आपको कक्षाओं में ये स्थापित जो है कि आपको किए जाते हैं। अगला है कि कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक जो है कि वस्तु का भार क्या होता है, कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं उसके अंदर प्रत्येक वस्तु का भार शून्य होता है। और उपग्रह की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है, तो उपग्रह की चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, आगे आते हैं। अगला है कि कृत्रिम उपग्रह विद्युत जो है कि आपको विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। कैसे होता है, तो इसमें होता है विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है। सौर प्लेट लगाया जाता है जिससे वो क्या कर लेता है, विद्युत ऊर्जा को प्राप्त जो है कि आपको कर लेता है। आगे देखते हैं अगला, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह की ओर वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंका जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र से पार हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही पलायन वेग कहते हैं। मतलब ऐसा स्पीड, ऐसा वेग जिससे आप किसी चीज़ को, वस्तु को फेंकिएगा तो वो है ना इस सतह को, पृथ्वी की सतह को पार कर जाएगी, वो वापस लौट के नहीं आएगी, उसी को क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। और पृथ्वी का पलायन वेग का मान होता है कितना,
11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। वही सूर्य का पलायन वेग दिया है कितना होता है, 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और चंद्रमा का पलायन वेग की मान करेंगे बात, ये 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पलायन वेग कक्षीय वेग का क्या होता है, √2 गुना जो है कि आपको होता है। दाब की बात करेंगे, दाब प्रेशर। आगे देखते हैं। अगला है कि यदि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे हम लोग पास्कल के नाम से भी जानते हैं। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को किसके नाम से, पास्कल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दाब की विमा ml के पावर -1 t के पावर -2 होती है। दाब निर्भर करता है उसके क्षेत्रफल पर, दाब निर्भर करता है। क्षेत्रफल कम होने पर दबाव अधिक लगेगा, क्षेत्रफल कम होंगे तो दबाव जो है कि क्या लगेगा, अधिक लगेगा। और क्षेत्रफल अधिक रहेगा तो दबाव जो है कि आपको क्या लगेगा, कम जो है कि आपको लगेगा, क्या लगेगा, कम लगेगा। आगे देखिएगा, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक, दबाव को बढ़ा देंगे तो केवल बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है, घट जाता है, घट जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि 3-4 बर्फ को एक साथ आप चिपका के रख देते हैं तो बर्फ धीरे धीरे गलेगा, और 3-4 बर्फ़ों को अलग अलग आप फटा के रख देते हैं तो बर्फ बहुत तेज़ी से गलने लगेगा। बर्फों के 2 टुकड़ों को आपस में जब दबाने पर यह चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये चिपक जाता है तो दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक कम हो जाता है, जिससे ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं। द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है। और जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान उसका स्थिर जो है कि आपको रहता है। वायुमंडलीय दाब आएगा। वायुमंडलीय दाब को जो है कि आपको मापते हैं पारे के लिए 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ के द्वारा जो है कि आपको पड़ने वाले दबाव को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। समुद्र तल पर औसतन जो है कि वायु दाब कितना होता है, 76 सेंटीमीटर होता है या 760 मिलीमीटर होता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है किससे, बैरोमीटर से मापते हैं। और वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है, बार इसकी इकाई होती है। और 1 बार बराबर कितना होता है, 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है यानी कम हो जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब किसी स्थिर झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार क्या होता है, उसका आकार जो है कि आपको बढ़ जाता है। वायुयान में बैठे यात्री का फाउंटेन पेन का स्याही रिसने लगता है। आखिर ऐसा क्यों, तो ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसलिए क्या होता है, स्याही जो है कि आपको रिसने लगता है। आगे देखते हैं अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि पहाड़ों पर खाना बनाना अधिक कठिन होता है, क्योंकि ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान कम हो जाता है। इसीलिए बैरोमीटर का पाठ्यक्रम अचानक जब नीचे गिर जाएगा तो आंधी तूफान आएगा, धीरे धीरे जब नीचे गिरेगा तो वर्षा होने की संभावना है। बैरोमीटर का पाठ्यक्रम जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ होने की संभावना है। और वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है, वायु में ही जल की उपस्थिति आर्द्रता कहलाती है। और आर्द्रता, अपेक्षित आर्द्रता को किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से। अपेक्षित आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से और अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं। ताप बढ़ने पर, तापमान को अगर बढ़ा देंगे तो आर्द्रता क्या हो जाएगी, आर्द्रता भी बढ़ जाएगी। तापमान अगर बढ़ेगा तो देखते हैं ना, गर्मी के दिनों में तापमान बढ़ा रहता है तो आर्द्रता भी बढ़ जाता है, कपड़ा जल्दी से जल्दी सूख जाएगा। ठंडी के दिनों में तापमान गिरा रहता है तो आर्द्रता भी गिरा रहता है, कपड़ा 2-3 दिन में जो है कि आपको सूखता है। आगे चलते हैं, अगला है उत्प्लावन बल और उत्प्लकता। देखिएगा क्या बोलता है कि द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु के ऊपर की ओर जो है कि एक बल लगाता है, उसे ही कौन सा बल कहते हैं, उसे ही उत्प्लावन बल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। जब वस्तु द्रव में अंशतः या पूरी डुबाई जाती है, जब अंशतः मतलब आधा या पूर्णतः मतलब पूरी डुबाई जाती है तो वस्तु के भार में कमी जो है कि आपको प्रतीत होता है, उसे ही क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल जो है कि आपको कारण कहते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटिंग, तैरने का नियम या उत्प्लवकता का नियम या पल्लवन का सिद्धांत, ये किसने दिया था, आर्किमिडीज के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। पल्लवन के नियम के अनुसार संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु
अपने भार के बराबर द्रव को क्या करता है, बराबर द्रव को विस्थापित करता है। उत्प्लावक बल निर्भर करता है द्रव के घनत्व पर, द्रव में डूबी हुई वस्तु के आयतन पर भी जो है कि आपको निर्भर करता है। आगे देखते हैं, अगला है कि यदि पिंड का घनत्व यदि पिंड का घनत्व द्रव्यमान के घनत्व से अधिक हो, पिंड का घनत्व किससे, द्रव्यमान के घनत्व से अधिक हो, तो वह पिंड का उस द्रव में क्या होगा, उस द्रव में डूब जाएगा। अच्छा, घनत्व ज़्यादा हो जाएगा पिंड का तो डूबेगा ही ना। जिसका घनत्व कम होगा, याद रखिएगा, जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा। जैसे एक गिलास में अल्कोहल और आइस का ट्यूब का होना, है ना, आइस का ट्यूब का होना, देखिएगा तो उसमें जो कम रहेगा वो क्या होगा, तैरेगा, और जो ज़्यादा होगा वो डूब जो है कि आपको जाएगा, क्या होगा, डूब जो है कि आपको जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है क्या बोलता है, किसी पदार्थ घनत्व बोल रहा है, किसी पदार्थ की इकाई आयतन में विहित जो है कि आपको द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है। और घनत्व का फार्मूला होता है क्या, द्रव्यमान बटा आयतन जो है कि आपको होता है। और घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब जो है कि आपको होता है। और घनत्व की बीमा एल के पावर -3 होता है। अपेक्षित घनत्व को हम लोग हाइड्रोमीटर से मापते हैं, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। और हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये पल्लवन के सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पल्लवन के सिद्धांत पर जो है कि आपको काम करता है। जल में अशुद्धियाँ या लवण मिलाने पर जल का घनत्व क्या हो जाता है, जल का घनत्व जो है कि आपको बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जो है कि आपको जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि समुद्री जल में तैरना आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, समुद्री जल में घनत्व अधिक होता है, लवणता अधिक होने से उसका घनत्व भी क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। हीरा का अपेक्षित घनत्व और अपवर्तनांक क्या होता है, तो हीरा का अपेक्षित घनत्व होता है 3.25, जबकि अपवर्तनांक होता है 2.417 जो है कि अपवर्तनांक होता है। आगे देखते हैं, जब बर्फ शुद्ध जल में तैरता है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है। अच्छा देखिएगा, 1/10 भाग जो है कि आपको क्या रहता है, ऊपर रहता है, और 9/10 भाग जो है कि क्या होता है, पानी के अंदर डूबा होता है, पानी के अंदर क्या होता है, डूबा जो है कि आपको होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि पानी से भरे ग्लास में बर्फ के टुकड़ा तैर रहा है और टुकड़ा पूरा तरीका से पिघल जाए, तब क्या होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जितना हटना था वो पहले ही जो है कि आपको पानी को क्या किया है, बर्फ़ जो है कि आपको हटा दिया है, इसलिए कोई परिवर्तन जो है कि आपको नहीं पड़ने वाला है। आगे देखते हैं, अगला है कि आपका नमक के घोल में अंडा जो है कि तैरता है, आखिर ऐसा क्यों होता है, तो नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए अंडा उसमें तैरने लगता है और नमक का घोल बैठा रहता है। दूध से क्रीम निकालने पर क्या जो है कि आपको घनत्व बढ़ेगा, तो घनत्व जो है कि आपको बढ़ता है क्रीम निकालने पर। आगे देखिएगा, जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, 4 डिग्री पर। जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। और किसी वस्तु की मात्रा बदलने से अपरिवर्तित रहता है, क्या अपरिवर्तित रहता है, उसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है। लोहे का एक बॉल पारे में तैरता है, आखिर ऐसा क्यों, जबकि पानी में डूब जाता है, आखिर ऐसा क्यों, तो लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे से घनत्व से क्या होगा, पारे से कम होगा, इसलिए पारे में तैरेगा, लेकिन पानी से अधिक होगा, इसलिए पानी में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि बादल वायुमंडल में तैरता है, आखिर ऐसा क्यों, तो वायु का तुलना में बादलों का घनत्व जो है कि आपको क्या होता है, कम होता है। पिघलने पर बर्फ का आयतन घटता है, जब कोई चीज़ बर्फ पिघलेगा तो उसका आयतन क्या होगा, घटेगा। पहला कुछ आकार अलग रहा होगा, अब का आकार अलग रहा होगा, फिर पिघलेगा तो फिर आकार चेंज होगा, तो आकार चेंज होगा तो आयतन भी क्या होगा, बदलेगा, है ना। आगे देखिएगा, अगला है कि पानी में जमने पर पानी का घनत्व। अच्छा, कोई पानी अगर जम जाएगा, मतलब कि लिक्विड अगर बर्फ बन जाएगा तो क्या होगा, उसका घनत्व जो है कि आपको बढ़ जाएगा, है ना। और जमने पर जो है कि आपको, अच्छा, घनत्व जो है कि आपको घटेगा, और जमने पर आयतन जो है कि क्या होगा, आयतन जो है कि बढ़ेगा। घनत्व जो है कि आपको घट जाता है, जमने पर पानी जब जमता है तो घनत्व उसका घट जाता है, जबकि आयतन उसका क्या होता है, आयतन जो है कि आपको बढ़ जाता है। ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, तो वही कारण हो गया, क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन क्या होता है, आयतन जो है कि आपको बढ़ जाता है, इसीलिए पानी की पाइपें फट जाती है। हवा का वाष्प घनत्व जो है कि आपको क्या होता है, 14.4 जो है कि आपको होता है। अगला जो टॉपिक है वो है पृष्ठ तनाव का। आइएगा देखते हैं,
बोलता है कि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रकृति को ही क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण अणुओं के बीच असंजक बल होता है। द्रव जो है कि आपको बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र की प्रवृत्ति, घेरने की प्रवृत्ति ही क्या कहलाती है, पृष्ठ तनाव कहलाती है। और पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। और पृष्ठ तनाव का विमा ml के पावर -2 और t के पावर -2 जो है कि आपको होता है। द्रव का पृष्ठ तनाव निर्भर करता है द्रव की प्रकृति और टेम्परेचर मतलब ताप पर निर्भर करता है। द्रव का ताप बढ़ने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, तापमान। द्रव का तापमान, अगर ताप को बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, पृष्ठ तनाव घटेगा, क्या होगा, कम होगा। द्रव में घुलनशील जो है कि अशुद्धि या नमक मिलाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव जो है कि आपको बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है, अपमार्जक में होता है साबुन, डिटर्जेंट मिलाने से जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। साबुन या डिटर्जेंट मिलाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम जो है कि आपको हो जाता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। और लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण जो है कि आपको तैरती है। आगे देखिएगा, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। और गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी के जो है कि तेल छिड़कने पर मच्छर के लर्वे मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण लर्वा जल के अंदर डूब के मर जाता है। आगे देखते हैं, समुद्र के लहरों को शांत करने के लिए उसमें तेल को गिरा दिया जाता है, तेल का छिड़काव कर दिया जाता है पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए। आगे देखिएगा, जब तेल जल के पृष्ठ पर फैल जाता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव कम होता है जल से, किसका, तेल का, इसलिए फैल जाता है। ससंजक बल और असंजक बल के बारे में आइए दिया है। पहला बोलता है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को कौन सा बल कहते हैं, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को ससंजक बल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। अगला बोलता है कि दो भिन्न जो है कि आपको भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। अगला बोलता है कि द्रव का पृष्ठ तनाव जो है कि आपको क्या होता है, तो द्रवों के अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण जो है कि आपको होता है। और जल किसी वस्तु को भिगो देता है, किसके कारण, असंजक बल के कारण जो है कि आपको भिगो देता है। ब्लैक बोर्ड पर हम लोग लिख पाते हैं चौक से, किसके कारण, असंजक बल के कारण लिख पाते हैं। जब कोई नाव नदी से सागर में घुसता है तो क्या होगा, थोड़ा सा पहले ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा सा पहले क्या होगा, कुछ समय के लिए थोड़ा सा ऊपर जो है कि आपको उड़ जाएगा। वही अगर सागर से नदी में जाएगा तो थोड़ा सा पहले नीचे जो है कि आपको क्या होगा, दब जाएगा। आगे चलते हैं, केशिकत्व की बात कर रहा है। खोखली नली जिसका त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होता है उसे क्या कहते हैं, केश नली कहते हैं। और केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना ही केशिकत्व की घटना जो है कि आपको कहलाती है। लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना केशिकत्व के कारण होता है। फ्लोटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है, केशिकत्व के कारण सोखता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पे काम करता है, केशिकत्व की क्रिया पे काम करता है। और पौधे की जड़ों से पर्ण पत्तियों की ओर जल का बढ़ना, ये भी किसका कारण है, केशिकत्व का कारण जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा, अगला है श्यानता। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों से होने वाले अपेक्षित गति का विरोध करता है, क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है। और श्यानता गुण जो है कि यह केवल और केवल द्रवों और गैसों में होता है, ठोस में श्यानता का गुण नहीं होता है। द्रवों की तुलना में गैसों की श्यानता जो है कि क्या होती है, कम जो है कि आपको होती है। और एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होता है, शून्य जो है कि आपको होता है। आगे देखते हैं, ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता क्या होती है, बढ़ती है। ताप को, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे द्रव की श्यानता घटेगी। और तापों को बढ़ाएंगे, ताप को बढ़ाने पर द्रव में घटेगा। और गैस में क्या होगा, गैस में जो है कि आपको बढ़ जाएगा, गैस में क्या होगा, बढ़ जाएगा। श्यानता का ऐसा ही मात्रक जो है कि आपको पॉइज होता है। और श्यानता का विमा L के पावर -4 और T के पावर भी -1 जो है कि आपको होता है। किसी तरल की श्यानता का मापन किया जाता है, किससे किया जाता है, विस्कोमीटर से जो है कि आपको किया जाता है।
अगला बोलता है कि जल से भरी बाल्टी को हिलाकर अगर छोड़ देने पर, जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय के पश्चात जल अपने आप स्थिर हो जाता है। ये भी किसके कारण? ये भी श्यानता के कारण जो है कि आपको होता है। प्रत्यास्था के बारे में देखिएगा क्या बोलता है। पहला बोलता है कि जब किसी पिंड पर बाहरी बल लगा दिया जाता है तो उसका आकार और आकृति दोनों ही बदल जाता है। बाहरी बल लगाने पर उसके आकार में भी परिवर्तन हो जाता है और उसके आकृति में भी परिवर्तन हो जाता है, तथा जैसे ही बल हटा दिया जाता है मूलतः वह फिर से अपने आकार में जो है कि वापस लौट जाता है। और यही पिंड का यही गुण क्या कहलाता है? प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी। देखिएगा ना, रबर को हम लोग बल लगाएंगे ना तो रबर जो रहेगा गोला, वो जो है कि आपको जितना बल लगाएंगे उतना बड़ा जो है कि आपको हो जाएगा। तो उसके आकार में भी परिवर्तन हो गया और उसके आकृति में भी परिवर्तन हो गया। तो इसी गुण को क्या कहें? इसी गुण को इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं, प्रत्यास्था के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। आगे देखिएगा, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहा जाता है? प्रतिबल जो है कि आपको कहा जाता है। और प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही क्या कहते हैं? पास्कल जो है कि आपको कहा जाता है। प्रतिबल के परिणामी स्वरूप वस्तु का आकार में परिवर्तन करने क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है, विकृति कहलाता है। और प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? यंग जो है कि आपको प्रत्यास्था गुणांक जो है कि आपको कहलाएगा। आगे बोलता है कि प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या इसी को भी पास्कल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ क्वार्ज होता है। और हुक का नियम जो है कि आपको किससे कहता है? हुक नियम अनुसार प्रत्यास्था की सीमा में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम कहता है? हुक का नियम कहता है। और हुक का नियम प्रतिबल बटा प्रकृति, हुक का नियम प्रतिबल बटा प्रकृति होता है। अगला बोलता है कि कमानीदार तुला किस सिद्धांत पे काम करता है? हुक के नियम पर जो है कि आपको काम करता है कमानीदार तुला। आगे देखिएगा, अगला है बर्नौली का सिद्धांत, बर्नौली परिमेय। बर्नौली परिमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है, बर्नौली परिमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ पर दाब जो है कि आपको क्या होता है? कम होता है। बर्नौली परिमेय किसके संरक्षण के बारे में जो है कि बताता है? तो यह द्रव जो है कि आपको द्रव चलित दाब के बारे में जो है कि आपको बताता है। और अगला बोलता है कि बर्नौली परिमेय के अनुसार गहरा जल शांत जो है कि आपको बहता है। और आंधी आने पर छप्पर का उड़ जाना, यह किस सिद्धांत पे काम करता है? बर्नौली के सिद्धांत पे काम करता है। आंधी आने पर टिन के छत का या छप्पर का उड़ना, क्योंकि इसके ऊपर वायुदाब जो है कि आपको नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। नीचे के वायुदाब से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए जो है कि आपको क्या हो जाएगा? उड़ जो है कि आपको जाता है छप्पर का। आगे चलते हैं, वायुयान के ऊपर उठने पर वायुयान के ऊपर उठने पर एवं फुब्बारा कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पर स्प्रे काम करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर जो है कि आपको काम करता है। सेंट स्प्रे भी काम करता है, जो हम लोग परफ्यूम लगाते हैं इत्यादि, सेंट इत्यादि, ये भी बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। और बुनसेर बर्गर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। द्रव की प्रवाह की दर को मापा जाता है, किससे मापा जाता है? वेंचुरी मीटर से मापा जाता है। और द्रव चालित ब्रेक, हाइड्रोलिक जो है कि ब्रेक, ये हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, ये सब किस पर? पास्कल के सिद्धांत पर जो है कि आपको काम करेगा। किस पे करेगा? पास्कल के सिद्धांत पर काम करेगा। अगला टॉपिक है सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आगे आते हैं, किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। और एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय को आवर्तकाल कहा जाता है। और आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। कंपन करने वाले वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करता है उसे क्या कहते हैं? उसे आवृत्ति के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि का आवृत्ति जो है कि आपको नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है? यही क्वेश्चन पूछता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे तो ध्वनि का क्या नहीं बदलेगा? उसका आवृत्ति जो है कि आपको चेंज नहीं होता है। आगे बोल रहा है कि सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल जो है कि आपको कितना सेकंड का होता है? तो ये 2 सेकंड का होता है। कितना सेकंड का? 2 सेकंड का। आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर जो है कि आपको नहीं करता है। आवर्तकाल बोलेगा किस पर निर्भर करेगा? तो उसके लंबाई पर निर्भर करेगा। आगे देखते हैं।
स्प्रिंग अपने समान लंबाई पर वापस जो है कि लौटने के लिए लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, प्रत्यायन बल जो है कि आपको कहते हैं, है ना। झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, बोले ना कि इसका द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, एक के बदला दो बैठाइए, तीन बैठाइए, आवर्तकाल वही रहने वाला है। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है उसके लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई बढ़ेगा आवर्तकाल घट जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है, अच्छा आवर्तकाल जो है कि आपको उसका बढ़ जाता है, लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है और झूला जो है कि आपको, है ना, झूला जो है कि आपको स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। आगे चल देखते हैं, आइए आगे। अगला क्या बोलता है, अगला बोल रहा है कि जब कोई लड़की झूला झूलती खड़ा हो जाती है, झूला झूलते झूलते जो है कि आपको क्या हो जाती है, खड़ा हो जाती है, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, खड़ा हो जाएगी तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी करने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा, उसका आवर्तकाल भी √2 गुना हो जाएगा। जब लोलक की लंबाई चौगुनी कर दी जाती है तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं। लोलक घड़ियों गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो घड़ी जो है कि आपको सुस्त हो जाता है, और यही ठंडी में फास्ट हो जाती है क्योंकि लंबाई यहाँ पर क्या हो जाता है, घट जो है कि आपको जाता है। अगला है तरंग एवं तरंग की गति। पहला क्या बोलता है कि अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग एक प्रकार का कैसा तरंग है, तो एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है। जल तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। दो ऊर्ध्वाधर श्रृंग अथवा दो ऊर्ध्वाधर गर्त के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर या एंगस्ट्रॉम होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर जो है कि आपको होता है। अगला टॉपिक है ध्वनि। ध्वनि के बारे में आइए। ध्वनि का अध्ययन एकॉस्टिक कहलाता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है, ध्वनि का चाल न्यूनतम गैसों में होता है। ध्वनि गमन नहीं करता है, कहाँ पे, निर्वात में ध्वनि नहीं चलता है। सबसे अधिक ध्वनि ठोस में चलेगा, उसके बाद द्रव में, तब जो है कि आपको गैसों में चलेगा। ये चाल का हो गया। ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो है कि आपको किस में, ठोस में किस में होता है, एल्युमिनियम में होता है, 6120 होता है। आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि किसी गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो हाइड्रोजन में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है। 1284 मीटर पर सेकेंड जो है कि आपको ध्वनि की चाल होती है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है, तो उसके माध्यम के प्रत्यास्था तथा घनत्व पर जो है कि आपको निर्भर करता है। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। जल में ध्वनि का वेग 1483 मीटर पर सेकेंड होता है। लोहा में या स्टील में ध्वनि का वेग 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। और डपलर प्रभाव संबंधित है किससे, ध्वनि से संबंधित जो है कि आपको होने वाला है। डपलर प्रभाव के अनुसार जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति में होता है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति जो है कि आपको क्या बदलती हुई प्रतीत होती है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी अधिक जो है कि आवृत्ति जो है कि आपको बढ़ जाती है, किसके कारण, अधिक आवृत्ति से लगता है। ये डॉप्लर का प्रभाव ही कहता है। डॉप्लर प्रभाव के अनुसार किया गया कार्य आकाशीय पिंडों का वेग को ज्ञात करना। आकाशीय पिंड में जो वेग होते हैं उस वेग को ज्ञात करने के लिए हम लोग डॉप्लर इफेक्ट का प्रयोग करते हैं। और अगला बोलता है कि किसी माध्यम में वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, उसी माध्यम में ध्वनि के चाल के अनुपात को हम लोग कहते हैं मैक संख्या जो है कि आपको कहा जाता है। आगे देखिएगा। अगला क्या बोलता है कि पाराध्वनिक चाल सुपरसोनिक का स्पीड जो है कि आपको कितना होता है, 1 मैक से अधिक होता है। सब देखिएगा, सब सोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। सब सोनिक मैक 1 मैक से अगर कम होगा तो सब सोनिक होगा, मतलब ध्वनि के स्पीड से अगर कम होगा तो सब सोनिक होगा। ध्वनि के स्पीड से अगर कम होगा तो सब सोनिक। ध्वनि के स्पीड से अगर अधिक होगा, मतलब 1 मैक से लेकर 5 मैक तक अगर होगा तो ये सब सुपरसोनिक कहलाएगा। कौन सोनिक, सुपरसोनिक कहलाएगा। और 5 मैक से अधिक होगा तो ये हाइपरसोनिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइपरसोनिक। सब सोनिक 1 मैक से नीचे, ध्वनि के स्पीड के नीचे। सब सोनिक ध्वनि के स्पीड से 1 से लेकर 5 मैक तक आपको सुपरसोनिक, और उसके बाद 5 मैक से अधिक को क्या कहेंगे, हाइपरसोनिक जो है कि आपको कहेंगे। ध्वनि की तीव्रता
ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और पानी के अंदर ध्वनि को सुनने वाला यंत्र जो होता है उसे ही हाइड्रोफोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? हाइड्रोफोन के नाम से जानते हैं। ताप के बढ़ने से ध्वनि का चाल क्या होता है? ताप बढ़ने से ध्वनि का चाल भी बढ़ता है। और वायु में प्रति 1 सेकेंड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है? तो 0.61 जो है कि आपको मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। दाब का ध्वनि पर चाल, दबाव का ध्वनि पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखते हैं। शुष्क वायु मतलब कि ड्राई जो है कि एयर में, ड्राई एयर की अपेक्षा नमी युक्त आर्द्र वाले में जो है कि आपको वायु की चाल क्या होती है? अधिक जो है कि आपको होती है। आगे देखिएगा, अगला है कि ध्वनि का तारतम्य तो निर्भर करता है केवल उसकी आवृत्ति पर। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। और महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ में छिन्न मतलब पतली होती है। पतली क्यों होती है? क्योंकि महिलाओं की आवाज़ जो है कि आपको किसके तारतम्य के कारण जो है कि ऐसा होता है। आगे देखते हैं। ध्वनि तीव्रता का इकाई डेसीबेल होता है। और WHO के द्वारा जो है कि मानव के लिए सबसे उपयुक्त जो है कि ध्वनि की तीव्रता कितना डेसीबेल बताया गया है? 45 डेसीबेल जो है कि आपको बताया गया है। आगे देखिएगा, अगला है कि साधारण बातचीत में 30 से 40 डेसीबेल, जोर से बातचीत करने में, है ना, 50 से 60 डेसीबेल होता है। और एक क्वेश्चन और पूछेगा, पत्तों के सरसराहट में 20 से 30 डेसीबेल का साउंड जो है कि उत्पन्न होता है। आगे देखिएगा, अगला है कि ध्वनि तीव्रता का वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है 95 डेसीबेल जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच जो है कि आपको वस्तु की दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.6 मीटर या 17 मीटर, इसी को कहा जाता है। आगे चलते हैं। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन प्रतिध्वनि कहलाता है। और कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंडों तक रहता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पे काम करता है? तो यह भी ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर स्टेथोस्कोप जो है कि आपको काम करता है, जिसको हम लोग आला के नाम से जानते हैं। डॉक्टर यूज करता है ना स्टेथोस्कोप या आला, उसी को कहा गया है। अगला है कि हृदय की गति को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और स्टेथोस्कोप का खोज लेनेक के द्वारा किया गया, जो फ्रांस का वैज्ञानिक था, लेनेक। ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंगों को हम 3 भागों में बांटे हैं। एक है अवस्रव, एक है स्रव, एक है पारास्रव। अवस्रव 20 हर्ट्ज से नीचे अवस्रव होगा, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक स्रव तरंग होगा। अब 20,000 हर्ट्ज से ऊपर पारास्रव होगा। आइए देखते हैं। ध्वनि तरंग कैसा है? अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ध्वनि तरंग गमन करती है, लंबवत जो है कि आपको गमन करती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग कहलाते हैं अवस्रव कहलाते हैं। 20 से लेकर 20,000 तक कहलाते हैं स्रव तरंग कहलाते हैं। और 20,000 से ऊपर होगा तो क्या कहलाएगा? पारास्रव तरंग जो है कि आपको कहलाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ दिया ही है। सोनार, सोनार किस तकनीक का उपयोग करता है? तो सोनार जो चलता है ना, ये पारासोनिक ध्वनिक तरंग पर जो है कि आपको चलता है। और सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग जो है कि आपको होता है। पारास्रव तरंग को सुन सकता है कुत्ता, सुन सकता है बिल्ली, सुन सकता है चमगादड़, सुन सकता है डॉल्फिन, मछली जो है कि आपको सुन सकता है। हमारे कान सुन सकते हैं स्रव तरंगों को जो है कि आपको सुन सकते हैं। ध्वनि, ध्वनि तरंग में कौन सी जो है कि आपको घटना नहीं घटती है? ध्वनि तरंगों को ध्रुवन नहीं किया जा सकता है, ध्रुवन की घटना नहीं घटती है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या बोलता है? देखिएगा, बोल रहा है कि वह तरंग जिसमें संचरण करने के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंग की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया था? मैक्स बेल के द्वारा दिया गया था। विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं अनुप्रस्थ तरंग जो है कि आपको होते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंग बने होते हैं फोटोन के बने होते हैं। एक्सरे, गामा रे, अवरक्त किरण, परावैंगनिक किरण, दृश्य किरण, ये सब कैसा किरण है? तो ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया। एक्सरे का खोज WC रोंटगन के द्वारा किया गया था, है ना। चिकित्सीय क्षेत्र तथा CT स्कैन में किसका प्रयोग किया जाता है? इस एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है, एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टल की संरचना को ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें भी एक्स किरण का प्रयोग हम लोग करते हैं। एक्स किरण के तरंग दैर्घ्य मापने वाला उपकरण जो है कि आपको ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी जो है कि आपको होता है। और रात्रि दृष्टि के उपकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। टीवी रिमोट में भी अवरक्त इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। अवरक्त किरण की खोज विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया था। और जल शोधन, कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए परावैंगनिक किरण का प्रयोग किया जाता है। और परावैंगनिक किरण का खोज जॉहान रिटर के द्वारा किया गया था। सौर तंत्र से बाहर उत्पन्न हुई उच्च जो है कि ऊर्जा विकिरण कहलाता है, कॉस्मिक किरण कहलाता है। और कॉस्मिक किरणें होती हैं आवेशित किरणें होती है।
दृश्य किरणें की खोज न्यूटन ने किया था। दीर्घ रेडियो तरंग का खोज मार्कोनी ने किया था। दीर्घ रेडियो तरंग और वायुमंडल के किस परत से जो है कि परावर्तित होता है, तो वायुमंडल के आयन मंडल से। प्रकाश तरंग तथा रेडियो तरंग होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, दोनों के दोनों प्रकाश और रेडियो कैसे होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्या बोलता है, हाँ ठीक है अगला होगा, चलिए आइएगा। अगला बोलता है कि सेलुलर फोटोन, सेलुलर फोन और रेडियो टीवी में सूचनाओं का प्रसारण का उपयोग किस तरंग का किया जाता है, रेडियो तरंग का किया जाता है। रडार शत्रुओं के वायुयानों को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हम लोग करते हैं रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। एमआरआई मशीन में किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है, चुंबकीय तरंगों का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। अगला है कि हृदय के कंपन में कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, तो हृदय के कंपन में अपस्रव तरंग उत्पन्न होती है। कीड़ों को घरों से दूर को भगाने के लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग करते हैं। और प्रकाश और विद्युत चुंबकीय तरंग की लंबाई का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। अगला है उष्मा, हीट के बारे में बोलता है। उष्मा एक ही प्रकार की होती है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है, क्या होती है, ऊर्जा होती है। अगला बोलता है कि उष्मा की इकाई जूल, कैलोरी या अर्ग होता है। 1 ग्राम जल का ताप बढ़ने में आवश्यक जो उष्मा होता है उसे ही कैलोरी कहते हैं। और 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है, या 4.2 × 10⁻² जूल जो है कि आपको कहा जाता है। अगला बोलता है कि थर्म किसका यूनिट होता है, थर्म जो है कि उष्मा का यूनिट होता है। और उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, चांदी होता है। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बदलने के लिए जो आवश्यक उष्मा हमको चाहिए होता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही विशिष्ट उष्मा कहते हैं। विशिष्ट उष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन जो है कि आपको होता है, किसका होता है, विशिष्ट उष्मा का जो है कि आपको होता है। आगे देखते हैं, 2 निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करता है, उनके द्रव्यमानों पर निर्भर करता है। नियत ताप पर द्रव की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक उष्मा को गुप्त उष्मा कहते हैं। और गुप्त उष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम या कैलोरी प्रति ग्राम जो है कि आपको होता है। उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से अधिक हाथ जलता है, क्यों, क्योंकि भाप की गुप्त उष्मा जल उबलते हुए जल से अधिक होती है। बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम जो है कि आपको होता है। और जल की वाष्प की गुप्त उष्मा होती है 340 कैलोरी प्रति ग्राम जो है कि आपको होती है। चालन, संवहन और विकिरण। आइएगा, ठोस और पारे, ठोस तथा पारे में उष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। आगे बोलता है कि गैस और द्रवों में किस विधि से, संवहन विधि से होता है। लेकिन पारे में देखिएगा, पारे में चालन विधि से हो रहा है। आगे बोलता है कि पृथ्वी का वायुमंडल तथा विद्युत केतली जो है कि आपको गर्म होता है, किससे, संवहन विधि से गर्म जो है कि आपको होता है। विद्युत केतली जो हम इलेक्ट्रिक जो है कि आपको नहीं होता पानी गर्म करने वाला, वही। पृथ्वी तक सूर्य की उष्मा पहुंचती है, विकिरण की विधि से पहुंचती है। स्वच्छ रातें बादल छाई रातों की अधिक तुलना में ठंडी होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो ये विकिरण के कारण जो है कि आपको है ना ठंडा होता है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह किसका नियम कहता है, किरचॉफ का लॉ जो है कि आपको कहता है। अगला है तापमान। ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। और सूर्य के बारिश सतह का तापमान अगर पूछेगा, बारिश सतह का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यहाँ केल्विन दे दिया है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि उच्च जो है कि आपको तापमान मापी को क्या कहते हैं, पायरियोमीटर से मापा जाता है। मानव के शरीर का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन जो है कि आपको केल्विन पैमाना पे होता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान एक समान प्रदर्शन कब करता है, -40 पर जो है कि आपको करता है। आगे बोलते हैं, किसी वस्तु का ताप कितना डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। इसी को हम लोग परम शून्य टेम्परेचर के नाम से कहते हैं। और सभी गैस शून्य जो है कि आयतन घेरती है परम शून्य पर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है कि आपको घेरती है। इसी को कहा जाता है 0 केल्विन के नाम से भी जो है कि आपको जानते हैं।
आगे चलते हैं, अगला है कि क्लिनिकल थर्मामीटर, जिससे बुखार जो है कि मापा जाता है, वो कौन सा होता है? पारा थर्मामीटर जो है कि आपको होता है, तापमापी होता है। और पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। अगला है कि अति ठंडे प्रदेशों में ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अति ठंडे प्रदेशों में ताप मापने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है आपका हिमांक है, गलनांक है और क्वथनांक है। देखिएगा, अल्कोहल जमता है -115 पर, पारा जमता है -39 पर। पारे का क्वथनांक होता है कितना? उबलता है 357 डिग्री सेल्सियस पर पारा जो है कि आपको खौलने लगता है। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में जो है कि बदल जाता है, क्या कहलाता है? गलनांक जो है कि आपको कहलाता है। आगे देखिएगा, अगला है कि वह ताप जिस पर द्रव ठोस में बदल जाता है, अच्छा, द्रव ठोस में बदल जाता है, हिमांक कहलाता है। और वह ताप जिस पर द्रव वाष्प या गैस में बदल जाता है, क्वथनांक कहलाता है। गलनांक और हिमांक बराबर जो है कि आपको होता है। सेल्सियस पैमाना पर जल का हिमांक और क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है और 100 डिग्री पर जो है कि जल खौल जाता है, 0 पर जल जम जो है कि आपको जाता है। अगला बोलता है कि फ़ारेनहाइट पैमाना पर शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट मैक्सिमम होता है। 32 पर जमेगा, 212 पर खौलेगा। केल्विन के पैमाना पे 273 पर जो है कि आपको क्या होगा? ये जो है कि आपको जम जाएगा और 373 केल्विन पर ये खौल जाएगा। पूछेगा इसके बीच अंतर 100 डिग्री का, इसके बीच अंतर जो है कि आपको कितना? 180 डिग्री का अंतर जो है कि आपको होता है। नमक मिलाने पर बर्फ़ का गलनांक जो है कि आपको और क्या हो जाता है? घट जाता है। दाब बढ़ाने पर या अशुद्धियाँ को मिलाने पर द्रव का जो है कि आपको गलनांक ही होगा, है ना। द्रव का क्वथनांक, अच्छा, क्वथनांक है, दाब बढ़ाएंगे या क्वथनांक जो है कि आपको बढ़ेगा। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है, आखिर ऐसा क्यों? तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है। अगला देखिएगा, जल को 0 से 10 डिग्री तक अगर हम गर्म करेंगे तो पहले इसका आयतन क्या होगा? पहले इसका आयतन घटेगा, फिर जो है कि आपको बढ़ेगा। कहाँ से कहाँ जा रहा है? 0 से 10 जा रहा है, तो आयतन पहले बढ़ रहा है और तब जो है कि घट रहा है। वही अगर हम लोग घनत्व की बात करेंगे, घनत्व में अगर 0 से अगर 10 तक जाएगा तो पहले घनत्व घटेगा, अब फिर जो है कि घनत्व क्या होगा? घनत्व जो है कि आपको बढ़ेगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? तो पानी का क्वथनांक जो है कि बढ़ जाता है, जिससे खाना जल्दी पक जाता है। दाब बढ़ाने पर बाष्पीकरण का दर जो है कि आपको क्या होता है? दाब बढ़ेगा तो बाष्पीकरण का दर जो है कि आपको घट जाता है। दाब बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर जो है कि आपको घटती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं पड़ते हैं, क्योंकि बाष्पीकरण की दर भी क्या होती है? तेज होती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाने पर कमरे का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। और रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम क्या होता है? एक समान तापमान को बनाए रखना, ये थर्मोस्टेट का काम होता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु संरक्षित ताप होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम जो है कि आपको रखते हैं। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक रेफ्रिजरेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रेफ्रिजरेंट में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रीऑन गैसों का प्रयोग किया जाता है। और 2 विभिन्न जो है कि आपको धातुओं द्वारा बनाया गया सेसर क्या है? तो ये सेसर एक प्रकार का थर्मोकपल जो है कि आपको ताप युग्म जो है कि आपको होगा। सेंसर थर्मोकपल ताप युग्म होगा। थर्मोकपल का प्रयोग हम लोग तापमान मापने के लिए करते हैं। अगला बोलता है कि ठोस कपूर से वाष्प में परिवर्तन होना ऊर्ध्वपातन जो है कि आपको कहलाता है। और वायु में जो है कि आपको जलवाष्प मात्रा होता है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। अपेक्षित आर्द्रता मापता है कौन? हाइग्रोमीटर जो है कि आपको मापता है। और आर्द्रता अधिक होता है बरसातों में। ताप बढ़ने पर आर्द्रता जो है कि आपको क्या हो जाता है? घट जाता है। ताप बढ़ने पर आर्द्रता घटती है। मोटर गाड़ी के टायरों के ट्यूब फटने पर हवा का ठंडा होना, ये रुद्धोष्म प्रक्रिया कहलाता है। साइकिल में हवा भरने समय पंप का गर्म होना, ये भी रुद्धोष्म प्रक्रिया कहलाता है। अगला है प्रकाश या प्रकाश तरंग, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, देखिएगा। आइएगा क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि वह ऊर्जा जिससे
जिसके प्रभाव से हम वस्तु को देख पाते हैं क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे फोटोन कहते हैं। प्रकाश के फोटोन का सिद्धांत का व्याख्या किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है कि आपको किया था। अगला है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था। किसने ज्ञात किया था? रोमर ने ज्ञात किया था। 1676 ईस्वी में ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। प्रकाश का वेग की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आगे चलते हैं। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? अच्छा, प्रकाश गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? समान होती है। बिजली की चमक में काफ़ी समय बाद जो है कि आपको बादलों का गर्जन सुनाई देता है। पहले चमक दिखाई देता है और उसके बाद गर्जन सुनाई देता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल जो है कि आपको ध्वनि की चाल से क्या होती है? अधिक होती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि प्रकाश तरंग होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग होते हैं और प्रकाश का रंग निश्चित होता है उसके तरंग दैर्ध्य से निश्चित होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य प्रकाश होता है 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है लाल प्रकाश में। तरंग दैर्ध्य कम होता है बैंगनी प्रकाश में। आवृत्ति सबसे अधिक किसकी होती है? आवृत्ति सर्वाधिक होती है बैंगनी प्रकाश की होती है। आवृत्ति सबसे कम होता है लाल प्रकाश का। सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। काला रंग सभी रंगों को उत्सर्जित कर देता है। आपको कौन सा? बिखेर देता है आपको सफ़ेद रंग। आगे चलते हैं। प्रकाश के तरंग गति के सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। 1678 ईस्वी में दिया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था आइंस्टीन के द्वारा 1905 ईस्वी में। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगने वाला जो समय होता है वो होता है 8 मिनट 20 सेकेंड होता है। आगे चलते हैं। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय 1.3 सेकेंड होता है। जब प्रकाश वायु से कांच में पहुंचता है तो उसकी चाल घट जाती है। वायु से कांच में जाएगा तो घट जाएगा। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश सूर्य प्रकाश के 7 रंगों को बिखेर देता है, अलग अलग कर देता है। इसी घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। प्रिज्म या कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? बैंगनी। सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल का होता है। श्वेत या सूर्य प्रकाश का मिश्रण कितने रंगों का होता है? 7 रंगों का मिश्रण होता है। सूर्य के जो है कि आपको किरणें की तीव्रता या सौर विकिरण मापी जाती है एक्टिनियोमीटर से मापी जाती है। कैथोड किरणें कैसी किरणें होती है? ऋणात्मक और अदृश्य किरणें होती है कैथोड किरणें की खोज विलियम कुक ने किया था। कैथोड किरणें का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की बात करते हैं। जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म जो है कि कण मतलब धूल से टकराती है। सूक्ष्म कण किससे? धूल से टकराती है तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है और यही फैलने की घटना क्या कहलाता है? यही फैलने की घटना प्रकाश का प्रकीर्णन जो है कि आपको कहलाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम जो है कि आपको होता है लाल प्रकाश में। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक जो है होता है किसमें होता है? प्रकीर्णन होता है बैंगनी प्रकाश में होता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण ही नीला जो है कि आपको दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला जो है कि आपको दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। अगला है कि पृथ्वी से देखने पर आकाश हमें नीला दिखाई देता है और समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही। उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज का लालीपन दिखाई देना किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही ऐसा होता है। अगला है कि प्रकाश का चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन होता है। पेरिस्कोप पारदर्शी के सिद्धांत पे काम करता है तो प्रकाश के परावर्तन पे काम करता है। सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूलहीन दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। माध्यम में परिवर्तन
परिवर्तन से प्रकाश कणों के पथ में परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश की किरणें एक सघन माध्यम कांच से एक विरल माध्यम हवा में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर जो है कि क्या होती है? मुड़ जाती है। आगे देखते हैं। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ना। और पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी हल्की टेढ़ी दिखाई देती है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण होता है। तारे का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। और जल के अंदर पड़ी वस्तुएं आभासी गहराई से वास्तविक गहराई कम जो है कि प्रतीत होता है। ये भी किसके कारण? ये भी होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। हीरे का चमकना, मृच्छकाओं का बनना, यह सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। कांच की दरार का चमक और पानी का बुलबुला का चमक, ये भी किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अगला है साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, यह प्रकाश का व्यतिकरण की घटना होती है। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशीय तंतु के सिद्धांत पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। आगे अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र सिंह कपानी के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। किसके द्वारा? नरेंद्र सिंह कपानी के द्वारा। इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के पूर्ण जो है कि आपको आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, इसमें तीनों घटनाएं होती है इंद्रधनुष में। इंद्रधनुष का रंग होता है 7 रंग होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है और सबसे कम विक्षेपण किसका होता है? लाल रंग का होता है। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। प्राथमिक या मूल रंग किसे कहते हैं? नीला, लाल या हरा को जो है कि आपको कहते हैं, नीला, लाल या हरा को प्राथमिक या मूल रंग कहते हैं। जिन दो रंगों को मिलाने पर श्वेत रंग बनता है उसे पूरक रंग जो है कि आपको कहा जाता है। टेलीविजन में उपयोग किसका किया जाता है? प्राथमिक रंगों का किया जाता है। टेलीविजन का आविष्कार जेल बेयर्ड के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। गोलीय दर्पण के बारे में बोल रहा है कि सपाट सतह युक्त दर्पण जिसका एक सतह परावर्तक और दूसरी सतह कलई या पॉलिश किया हो उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। दर्पणों के पीछे में कलई करने के लिए किसका? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी होता है और सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है ना। और अगला बोलता है कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को माना जाता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई क्या होगी? तो वस्तु की ऊंचाई की आधा होनी चाहिए। आगे चलते हैं। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी गई जो है कि आपको प्रतिबिंब रखा गया। प्रतिबिंब कितना बनेगा? वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत बनेगा। अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा। उत्तल दर्पण पर जो ना बना प्रतिबिंब होता है वो होता है आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। गाड़ी की हेडलाइट में उपयुक्त किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और वाहन के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। अगला देखते हैं 19 नंबर पेज। दाढ़ी बनाने में आँख, नाक और कान के जांच में डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। लेंस या मानव नेत्र। आइएगा। एक अथवा दो गोलीय पृष्ठों से युक्त जो है कि आपको कोई पारदर्शी माध्यम को कहते हैं लेंस कहते हैं। अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है और धूप की चश्मा 0 डिग्री डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। और हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की भांति काम करता है लेकिन दिखाई देता है अवतल की तरह। अवतल की तरह जो है कि आपको काम करता है लेकिन दिखाई देता है उत्तल की तरह।
मानव नेत्र का कार्य क्या होता है? उत्तल लेंस की तरह जो है कि मानव नेत्र काम करता है और मानव नेत्र में रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा जो है कि आपको प्रतिबिंब बनता है। फोटोग्राफी के कैमरे में कौन सा भाग रेटिना की तरह काम करता है? तो फिल्म काम करता है। नेत्र, नेत्र दान में मनुष्य का दान किया जाता है, किसको? कॉर्निया दान करता है। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस। आंखों के रंग, रंग से मतलब किसका होता है? आइरिस से मतलब होता है। रेटिना का शंकु एवं छर निर्धारण करता है आंखों के रंग और प्रकाश की तीव्रता को। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और आंखों के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। निकट दृष्टि दोष जो है कि आपको नज़दीक की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। निकट दृष्टि दोष के कारण किसके कारण होता है? नेत्र लेंस के कारण। नेत्र लेंस की मोटाई में वृद्धि और फोकस दूरी में कमी होने के कारण जो है कि निकट दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है, नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष का कारण क्या होता है? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस की मोटाई में कमी और फोकस दूरी में क्या होगा? फोकस दूरी में वृद्धि हो जाएगा दूर दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष जिसको हम लोग कहते हैं मायोपिया। मायोपिया को दूर करने के लिए निकट वाला में निकट 3 अक्षर में 4 अक्षर को लेना है। दूर या दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसके लिए उत्तल लेंस का चश्मा का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष में होने वाला प्रतिबिंब जो है कि रेटिना के पीछे बनता है। दूर में रेटिना के पीछे बनेगा, दूर में रेटिना के पीछे बनेगा और निकट में जो है कि रेटिना के आगे बनेगा। जरा दृष्टि दोष में ना तो दूर दिखाई देता है ना ही निकट दिखाई दे पाता है वस्तु। और जरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया निवारण के लिए जो है कि उपयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। आगे अगला है अबिंदुकता, जिसको ऑस्टिग्मैटिज्म के नाम से जानते हैं। यह दोष व्यक्ति में होता है। क्षैतिज दिशा में ठीक से नहीं दिखाई पड़ता है परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में भी नहीं दिखाई पड़ता। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर जो है कि आपको दोनों नहीं दिखेगा। अबिंदुकता दोष के निवारण करने के लिए बेलनाकार या सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते। वर्धानता एक प्रकार का आनुवांशिक रोग होता है। अगला बोलता है कि वर्धानता रोग में व्यक्ति किस रंग में विभेद नहीं कर पाता है? तो लाल और हरा में विभेद नहीं कर पाता है। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जे को जो है कि आपको देखने के लिए, घड़ी के अंदर बारीक पुर्जा होता है ना, उसको देखने के लिए आवर्धक लेंस का प्रयोग किया जाता है। आवर्धक लेंस क्या करता है? वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। अगला है कि कैमरे में लगा होता है उत्तल लेंस लगा होता है। सूक्ष्मदर्शी को प्रयोग देखने में प्रयुक्त किया जाता है उत्तल लेंस का। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन ने किया था। अगला है कि सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है 2 उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नॉल और रस्का ने किया था। किसने किया था? नॉल और रस्का ने किया था। दूरबीन का खोजकर्ता कौन था? हेंस लेपर्सी, है ना, लेपर्सी। आगे देखिएगा, दूर की वस्तु को देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं और टेलीस्कोप का खोज किसने किया था? गैलीलियो के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। विद्युत धारा क्या बोलता है कि किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है और विद्युत धारा एक अदिश राशि होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और विद्युत धारा मापा जाता है आमीटर से। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? 0 जो है कि आपको होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है और 1 कूलम्ब बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इकाई ऊर्जा की इकाई होती है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है और 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल जो है कि आपको होता है। और अगला बोलता है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। अगला बोलता है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को पता लगाया जाता है किससे? गैल्वेनोमीटर से प्रयोग किया जाता है। अगला है कि शंट होता है। शंट एक कम प्रतिरोधी वाला तार को शंट कहते हैं। लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय
परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगला बोलता है कि विद्युत परिपथ में उदासीन तार कैसा होता है, काला तार होता है। आगे अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि आविष्ट खोखले गोले के अंदर विद्युत जो है कि आपको तीव्रता क्या होती है, विद्युत तीव्रता शून्य होती है। और घरेलू विद्युत तारों का संयोजन मूलतः किस श्रेणी में होता है, तो समानांतर में किया जाता है। फैराडे का नियम जो है कि आपको संबंध होता है विद्युत अपघटन से संबंध होता है। फ्यूज तार किसका बना होता है, सीसा और टीन का बना होता है। अगला बोलता है कि फ्यूज है ना, क्या बोलता है कि विद्युत फ्यूज का गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। विद्युत फ्यूज का गलनांक निम्न होता है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है, क्या बोल रहा है अगला, विद्युत फ्यूज कार्य करती है विद्युत धारा के उष्मीय सिद्धांत पर जो है कि आपको काम करती है। और फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार की विशेषता क्या होती है, उच्च प्रतिरोध होता है। और निम्न क्या होता है, निम्न जो है किसका गल। अगला बोलता है कि फ्यूज में उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक होता है। हीटर का तार किसका, नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम मिश्र धातु है, निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। और विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और जलते हुए बल्ब का तंतु का जो है कि आपको सामान्यतः टेम्परेचर जो है कि आपको 1500 के आसपास होता है। आगे देखते हैं टंगस्टन का गलनांक और क्वथनांक। टंगस्टन का गलनांक और क्वथनांक, गलनांक होता है टंगस्टन का गलनांक होता है आपको 3422 डिग्री सेंटीग्रेड पर गल जाएगा। और क्वथनांक मतलब खौलने लगेगा कब, 3930 डिग्री सेंटीग्रेड पर खौलेगा। आगे चलते हैं, हाइलोजन लैंप का तंतु मिश्रण होता है। टंगस्टन और सोडियम का जो है कि आपको मिश्रण होता है। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, पारे का वाष्प और आर्गन को भरा जाता है। ट्यूबलाइट के दीवारों पर किसका लेप चढ़ाया जाता है, तो फास्फोरस का लेप चढ़ाया जाता है। अगला है ट्यूबलाइट के दोनों किनारों पर लगे जो है कि आपको दोनों किनारों पर लगा होता है किसका, बेरियम ऑक्साइड का लेप जो है कि आपको लगा होता है किनारों पर। अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित जो है कि आवेश की गति का क्या करता है, विरोध करता है, क्या कहलाता है, प्रतिरोध जो है कि आपको कहलाता है। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है ना। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। और किसी धातु का प्रतिरोधकता को गर्म करने पर जो है कि आपको धातु का प्रतिरोधकता बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। विभवांतर वोल्ट मीटर होता है। विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट मीटर से। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ऊर्जा का रूपांतरण वह क्रिया जिसमें किसी चालक को परावर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने की दिशा में विद्युत धारा प्रेरित करता है कहलाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम जो है कि आपको करते हैं। अगला आ जाइएगा, अगला क्या बोलता है, डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो का आर्मेचर बना होता है लौह चुंबकीय पदार्थ का। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है, सितार बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है, मोमबत्ती जो है कि आपको बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे चलते हैं विद्युत सेल। विद्युत सेल की बात करेंगे। विद्युत बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था। सूक्ष्म सेल कहलाता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। सूक्ष्म सेल का क्षमता 1.5 वोल्ट होता है। सेल के अंदर संग्रहित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। और विद्युत सेल का जो है कि आपको विद्युत सेल का कैथोड बना होता है कार्बन का। विद्युत सेल का एनोड बना होता है जास्ता का। सेल के एनोड पर होते हैं धन आवेश होते हैं और सेल के कैथोड पर होते हैं ऋण आवेश होते हैं। अगला बोलता है कि संचायक बैटरी में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त धातु कौन सा है, सीसा होने वाला है। अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि गैलेना क्या है। गैलेना जो है कि आपको अयस्क है। गैलेना किसका अयस्क है, तो ये गैलेना जो है कि आपको सीसा का जो है कि आपको अयस्क होगा। अगला बोलता है कि किसी लवण के जलीय विलयन को जिससे
जिसमें से विद्युत धारा गुजर सकती है उसे क्या कहा जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, विद्युत अपघटन के नाम से। शीशा संचायक बैटरी एवं कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है कि आपको कहलाता है। कौन कहलाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाएगा। लोकलांसो सेल में प्रयुक्त जो है कि विद्युत अपघटन होता है अमोनियम क्लोराइड होता है। लोकलांसो सेल का प्रयोग किया जाता है विद्युत घंटी और टेलीफोन आदि में। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। विद्युत घंटी कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, हेंस लेपेट्सी के द्वारा जो है कि आपको लेपेट्सी के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। आगे चलते हैं, अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि किसी परिपथ में एक ही दिशा में बहने वाली धारा को हम लोग डीसी मतलब कि दृष्ट धारा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। यदि धारा का प्रवाह समानांतर रूप से जो है कि आपको आगे पीछे हो तो उसे ही एसी कहा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्या बोलता है, अगला बोल रहा है आपका कि भारत में जो है कि आपको उत्पादित प्रत्यावर्ती जो है कि विद्युत धारा होता है कितना जो है कि आपको होता है, तो ये होता है आपका 50 हर्ज होता है। डायनमो से धारा बहती है, एक ही दिशा में बहती है और ट्रांसफार्मर कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है, नर्म लोहा का बना होता है। ट्रांसफार्मर की क्षमता व्यक्त की जाती है, दक्षता किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होता है केवल एसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है, एसी होता है। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, उच्च एसी को निम्न एसी में बदलना और निम्न एसी को उच्च एसी में बदलना, इसका काम होता है। प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में कौन बदलता है, रेक्टिफायर, और डीसी को एसी में बदलता है कौन, इन्वर्टर जो है कि आपको बदलता है, दोनों हो गया। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित धारा कौन सी होती है, विद्युत धारा होती है। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसके दिशा को मापने के लिए, तो प्रेरित दिशा के धारा को मापने के लिए किया जाता है। चालक, अचालक और अर्धचालक, जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित हो जाता है चालक कहलाता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है और जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है उसे अचालक कहते हैं। और विद्युत चालकता का यूनिट क्या होता है, महो होता है। क्या होता है, महो होता है। अगला देखिएगा, अगला है कि पदार्थ जिनकी चालकता और चालक एवं अचालक के बीच होता है उसे अर्धचालक कहते हैं और प्रमुख अर्धचालक सिलिकॉन जर्मेनियम होता है। अगला है कि सोलर सेल में उपयोग किया जाता है किसका, सिलिकॉन का प्रयोग जो है कि आपको सिलिकॉन का प्रयोग सोलर सेल में हम लोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। प्रकाशीय जो है कि आपको वोल्टीय सेल होते हैं, सौर सेल जो है कि आपको होते हैं। और अर्धचालक पदार्थों की अशुद्धि मिलाने पर उसकी चालकता क्या होती है, उसकी चालकता जो है कि आपको बढ़ जाती है। अगला बोलता है कि आपका ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है, ताप को बढ़ा देंगे तो अर्धचालक की चालकता भी बढ़ जाएगी। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो है कि आपको क्या होता है, घटता है। अगला है कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए जो है कि आपको क्या होता है, अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। और अर्धचालक बनाने में सर्वाधिक जो है कि आपको उपयुक्त होने वाला अर्धचालक कौन हो जाएगा, ट्रांजिस्टर को बनाने में सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग जो है कि आपको किया जाएगा, सिलिकॉन जर्मेनियम। आगे क्या बोलता है जरा देखिएगा, आगे बोलता है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, साल्के ने जो है कि आपको किया था। कुछ धातुओं का प्रतिरोध परम शून्य जो है कि आपको ताप के निकट पहुंचने पर लगभग शून्य हो जाता है, कहलाता है अतिचालक जो है कि आपको कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अतिचालक जो है कि आपको कहलाएगा। अतिचालक का प्रतिरोधकता शून्य होता है और अतिचालक का लक्षण उच्च पारगम्य जो है कि आपको होता है। अगला क्या बोलता है कि वायुमंडलीय दाब पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम तापमान कितना होता है, 133 केल्विन होता है। और अतिचालक की खोज किसने किया था, तो अतिचालक की खोज जो है कि आपको कैमरलिंथ ओंस ने किया था। कब किया था कैमरलिंथ ओंस ने, यह किया है 1911 ईस्वी में। कब किया है, 1911 ईस्वी में जो है कि आपको किया है। अगला क्या बोलता है कि
के द्वारा भवनों की सुरक्षा के लिए जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है किसका, त्वरित चालक का। और त्वरित में अधिक मात्रा में होता है विद्युत ऊर्जा। और त्वरित चालक का खोज किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और त्वरित चालक किसका बना होता है, ये बना होता है आपका तांबे का बना होता है। अगला जो टॉपिक है चुंबक है, आइए चुंबक को देखते हैं। अगला है कि कृत्रिम चुंबक बना होता है लोहा, निकेल, कोबाल्ट का जो है कि आपको बना होता है। अस्थायी चुंबक बना होता है नर्म लोहा का सॉरी। अगला है कि अस्थायी चुंबक बना होता है किसका, इस्पात का बना होता है। अगला बोलता है कि आपका चुंबक के समान ध्रुवों पर क्या होता है, विकर्षण होता है। और चुंबक के असमान ध्रुवों पर क्या होता है, आकर्षण होता है। स्वतंत्र पूर्वक लटका हुआ चुंबक इंगित करता है उत्तर और दक्षिण की दिशा को इंगित करता है। चुंबक में लोहा अपनी ओर आकर्षित करता है। यह गुण क्या कहलाता है, चुंबकत्व का गुण जो है कि आपको कहलाता है। आगे देखते हैं, चुंबकत्व सबसे अधिक जो है कि आपको पाया जाता है चुंबक के सिरों के निकट, जो है कि दोनों सिरों के निकट पाया जाता है। चुंबकत्व की अभाव होता है चुंबक के ठीक मध्य में होता है। और चुंबक खत्म हो जाता है पीटने पर या गर्म करने पर। चुंबक जो है कि आपको क्या हो जाता है, खत्म, जो है कि आपको उसका गुण खत्म हो जाएगा। चुंबकीय सुई जो है कि आपको किस दिशा को दिखाता है, उत्तर की दिशा को दिखाता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिससे चुंबक के प्रभाव का अनुभव होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। और सीजीएस में इसे चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस यूनिट गॉस कहा जाता है। अगला बोलता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। या टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो है कि आपको कहा जाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था ऑस्ट्रेट के द्वारा किया गया था। और किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण उत्तर की दिशा जो है दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की ओर जो है कि क्या होती है, दिशा होती है। कितना पेज बचा है देख लेते हैं एक बार। एक पेज लास्ट बचा हुआ है, उसके बाद केमिस्ट्री, ठीक है। एक पेज इसको कवर ही कर देते हैं, बचेगा क्यों। आइएगा देखिएगा क्या बोलता है। पहला बोलता है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के संपर्क चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना डिग्री का कोण बनाता है उसी स्थान के साथ क्या करते हैं, उसी स्थान के साथ कोण बनाता है उसे नमन कोण कहा जाता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 होता है और विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 होता है। चुंबकीय यौमोत्तर तथा भौगोलिक यौमोत्तर के बीच का कोण को हम लोग दिक्पात कोण कहते हैं। आगे चलते हैं, पृथ्वी के दिक्पात कोण का मान 180 डिग्री होता है और चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर होता है। अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है। अगला है यांत्रिकी। क्या बोलता है कि युग्म तापमापी के सिद्धांत पर जो है कि आपको कार्य करता है तो सीबेक के प्रभाव पर काम करता है। रडार के सिद्धांत पर काम करता है। रेडियो तरंग के सिद्धांत पर रडार काम करता है। रडार का उपयोग किया जाता है रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति को पता करने के लिए, ज्ञात करने के लिए किया जाता है। रडार का आविष्कार किसने किया था, एच टेलर के द्वारा और लियो सी यंग के द्वारा 1930 में किया गया था। रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग होता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। और त्रिविमीय जो है कि आपको चित्र किसके द्वारा लिखा गया था, तो यह जो है कि आपको किसके द्वारा लिया गया था। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है, तो होलोग्राफी के लिए, है ना। लेजर अथवा किसी सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनता है, कहलाता है होलोग्राफी कहलाता है। होलोग्राफी का आविष्कार डेनिस गेबोर्ड ने किया था। लेजर का आविष्कार किसने किया था, टीएच मेनन ने किया था। लेजर का पूरा नाम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। लेजर का प्रयोग धातुओं को काटने के लिए, हीरे को तराशने के लिए, उसके बाद रोगों के इलाज के लिए करते हैं। मैसर है ना, मैसर क्या है, मैसर एक उपकरण है जो उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा
प्रवर्धन के माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन करता है। मैसर का पूरा नाम होता है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। मैसर की खोज जो है कि आपको किसने किया था? चार्ल्स एच टाउन्स ने जो है कि आपको किया था। अगला है कि लेजर में प्रकाश किरणों का उत्सर्जन होता है, जबकि मैसर में सूक्ष्म किरणों का उत्सर्जन होता है। लेजर में प्रकाश किरण, जबकि मैसर में सूक्ष्म किरणों का उत्सर्जन जो है कि आपको होता है। परमाणु भौतिकी क्या बोलता है कि प्रत्येक जो है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे परमाणु कहते हैं। आगे आते हैं। अगला क्या बोलता है कि परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻15 और परमाणु की नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 थी। अब परमाणु की त्रिज्या 10⁻−10 है, ठीक ना। प्रकाश के 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आगे देखते हैं। अगला है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर बाहर काटते होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल जो है कि आपको संख्या के योग को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु संख्या। प्रोटॉन का खोज जो है कि आपको प्रोटॉन का नामकरण किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। प्रोटॉन का खोज किसके द्वारा? गोल्डस्टीन के द्वारा 1886 ईस्वी में किया गया। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया है और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में खोजा है। प्रोटॉन धन आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, न्यूट्रॉन आवेश विहीन कण है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन का भार का होता है 1836 गुना होता है। पोजिट्रॉन एक धन आवेशित कण है। पोजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने 1932 में किया है। न्यूट्रिनो द्रव्यमान और आवेश रहित कण होता है और न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने 1930 ईस्वी में किया है। फोटॉन होते हैं ऊर्जा के बंडल होते हैं। परमाणु विद्युतता होते हैं उदासीन जो है कि आपको होते हैं रेडियो सक्रिय तत्व वो जो स्वतंत्र विघटित होकर विकिरण उत्सर्जन करता है उसे रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। पदार्थ से विघटन के फलस्वरूप निकलने वाले किरणें कहलाती है रेडियो सक्रिय किरणें कहलाती है। रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करता है। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी वैकुलर ने किया था। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी होती है। रेडियो सक्रियता का मापा जाता है जीएम काउंटर से। अल्फा बीटा गामा विद्युत चुंबकीय तरंग केवल इसमें से कौन है विद्युत चुंबकीय तरंग? तो केवल और केवल गामा किरणें हैं। गामा किरणें का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। गामा किरण का खोजकर्ता कौन था? हेनरी वैकुलर था। वेदन क्षमता सबसे अधिक किसका होता है? गामा किरण का होता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग रेडियो एक्टिव समस्थानिक के रूप में किया जाता है और कोबाल्ट 60 से उत्सर्जित किरण कौन होता है? गामा किरण होता है। आगे देखते हैं। अगला क्या बोलता है कि कोबाल्ट 60 से उत्सर्जित गामा किरणों का प्रयोग हम लोग किससे करते हैं? तो कैंसर के इलाज में करते हैं। आयोडीन 131 समस्थानिक का प्रयोग थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए किया जाता है। अगला क्या बोलता है? रेडियम का खोज रॉबर्ट पियरी और मैडम पियरी ने जो है कि आपको किया था। जीवों के अवशेषों की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं और पृथ्वी पर उपस्थित जो है कि आपको पुरानी चट्टानों की जानकारी प्राप्त करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा भारी नाभिक को दो जो है कि आपको बराबर खंडों में विभक्त होना, यही नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है, न्यूट्रॉन होता है और अनियंत्रित जो है कि श्रृंखला अभिक्रिया किसमें होता है? नाभिकीय विखंडन में होता है। परमाणु बम के सिद्धांत पे काम करते हैं, नाभिकीय विखंडन पर जो है कि आपको काम करते हैं। परमाणु बम में प्रयोग होने वाला तत्व कौन सा होता है? यूरेनियम होता है और प्लूटोनियम होता है। यूरेनियम का 235 और प्लूटोनियम का 239 होता है। आगे बोलता है कि प्रथम परमाणु बम बनाया गया था रॉबर्ट ओपनहीमर के द्वारा 1945 ईस्वी में बनाया गया था। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है और हाइड्रोजन बम का आधारित होता है। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा? एडवर्ड टेलर के द्वारा सन 1952 में विकसित किया गया था। नाभिकीय या परमाणु रिएक्टर होते हैं, यह क्या होते हैं? यह आणविक जो है कि आपको भट्ठी होते हैं। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था एनरिको फर्मी के द्वारा 1942 में शिकागो में।
अमेरिका में। प्रथम जो है कि आपको भारतीय नाभिकीय भट्टी अप्सरा था। अगला बोलता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि आपका रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम और बोरॉन का क्षार का प्रयोग करते हैं। रिएक्टर में शीतलक के रूप में D2O और द्रव जो है कि आपको सोडियम का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। भारत में नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त तो होता है यूरेनियम 238 का प्रयोग किया जाता है। और भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो है कि नाभिकीय ईंधन कौन सा है? थोरियम होने वाला है। थोरियम कहाँ निकलता है? मोनोजाइट मृदा से निकलता है और ये केरल में पाया जाता है। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। अगला है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर महाराष्ट्र वाला जो है कि आपको होने वाला है। आगे आपका क्या हो गया है? खत्म जो है कि आपको हो गया। अगला जो पार्ट आएगा ना वो रसायन विज्ञान का पार्ट आएगा और एक ही सीरीज में आपका क्या हो जाएगा? रसायन विज्ञान भी आपका खत्म कर देंगे। और रसायन विज्ञान खत्म होने के साथ आर्ट्स का हमने पूरा सब्जेक्ट कर लिया है और एक बच गया साइंस में किसका? रसायन विज्ञान का। रसायन विज्ञान होने के बाद साइंस भी आपका क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है कि आपको हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर जो है कि आपको बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद सभी का। जय हिंद।